ठीक है, वीकेंड क्लास जो फ्राइडे आपका रहेगा डेट, उस पे मैं पढ़ाते हुए लास्ट हाफ एन आवर में आई विल कम बैक टू द टॉपिक। तो उसमें मैं आपको जो है रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑन डिफरेंट 5 क्लासिकल ब्रीडिंग टेक्निक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में भी जो 3 पैटर्न्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, और क्वेश्चन में किस तरह से लैंग्वेज को घुमा सकते हैं कि जिसमें आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो टुडे आई बिगिन द नेक्स्ट यूनिट। Number of questions at most expected, maximum 3 from the unit, where today we are beginning with its part 1. Principle and processes. So out of 3 from the complete unit, the first chapter score maximum 2 question. The patterns could be of variety, but number of questions are at most 2. Now in next 15 minutes I am going to completely depict the sequel of the chapter through the synopsis. We will start with an introduction, followed by definition, fields of biotech, old biotech versus modern biotech, then begins the NCERT with a heading of conceptual development of modern biotech. Indeed, what we call genetic engineering, and this will be discussed under a format of a question that how traditional science have been replaced by modern biotech. Next to the page of the chapter, in the beginning, ये एक बहुत ही crucial discussion किया गया है. So we will answer it accordingly, and that will put up the foundation to the discussion of biotech. Soon thereafter, after having a close discussion on this, then we will be interested in what are the core principles of biotech. The whole biotech industry is based on 2 primary cornerstones जिस पर पूरा biotech खड़ा है. One that we are very well known called genetic engineering, followed by biochemical engineering. How significantly both of them have played the role, that what we are going to actually conclude. And thereafter, before we begin, we will have a short history इसमें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग का कंट्रीब्यूशन और कैसे स्टैनली बोयर ने मिलके वर्कआउट किया, बस उस बायोग्राफी को मेंशन करने के लिए कि व्हाट दे प्लेड द रोल इन द लैब और कैसे
genetic engineering for the first time has appeared to serve the mankind. कुछ इस तरह की बातें. आज तो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा हमारा डिस्कशन विद द राइटिंग पार्ट. नेक्स्ट क्लास बहुत क्रूशियल होगा. आफ्टर दैट ब्रीफ हिस्ट्री फॉर हाफ एन आवर, देन वी विल बिगिन द एक्चुअल रोड मैप. मैं एक हेडिंग एक्स्ट्रा मैं लिखवा रहा हूं और वो पढ़ा के नेक्स्ट क्लास पूरे चैप्टर का रोड मैप एक साथ आपके सामने आ जाएगा. अब आप देखिए मैं हेडिंग ही क्या दे रहा हूं. बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक. किसी भी बायोटेक इंडस्ट्री में, वो चाहे एग्री बायोटेक हो, एनिमल इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी हो, हेल्थ बायोसेक्टर हो, एनवायरमेंटल फील्ड्स में जो भी नाम आएगा, बायोटेक इंडस्ट्री किसी भी एरिया में सर्विस देगा, उसका जो बेसिक काम करने का तरीका है, प्रोटोकॉल है, वो वही चैप्टर में डिस्कस्ड है अंडर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. चैप्टर का नाम ही वैसे रखा गया है कि कुछ ऐसे सिद्धांत बना दिए गए हैं कि इसी लूप लाइन पे काम होगा और उसके लिए हमें इन प्रोटोकॉल से गुजरना है. तो एज सच दे आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक. फिर एप्लीकेशन में बताया गया कि फिर तो एम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है. द टीम वांट टू एक्चुअली सर्व व्हाट टू द मैनकाइंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. इंडस्ट्री में क्या, हर रिसर्च आम आदमी तक नहीं पहुंचता डायरेक्टली. कुछ चीजें डायरेक्टली पहुंचती है एज अ प्रोडक्ट टू बी कंज्यूम्ड, आइदर एडिबल, नॉन एडिबल पार्ट्स या यूजेबल थिंग्स, या फिर कुछ मॉडल्स, कुछ चीजें ऐसे तैयार की जाती हैं कि वो लैब में ही इस्तेमाल होगा टू फैसिलिटेट द वर्क, है ना. कुछ गैजेट्स बनते हैं कि लैब में इस्तेमाल होगा, उस इस्तेमाल होकर जो बनेगा फिर वो आम आदमी तक पहुंचेगा. सपोज यू विजिट अ कारपेंटर शॉप, एक शोरूम पहुंचते हैं और उसका वर्कशॉप भी बना हुआ है और सामने डिस्प्ले का शोरूम भी बना हुआ है. वो नीचे बेसमेंट या आजू बाजू जहां भी उसका वर्कशॉप है वहां ले जाता है. तो वहां आप देखोगे वुडन वर्क बहुत सारे किए हुए, और देख के समझ में आएगा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स हैं जिनको वो सेल आउट के लिए. लेकिन किसी कोने में आप लकड़ी से बने हुए कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स देखोगे कि आपके दिमाग में आएगा, अरे ये तो कितना बढ़िया लग रहा है. ये बोले नहीं नहीं सर, ये तो हमने हमारे काम के लिए, सामान रखने के लिए ऐसे ऐसे चीजें बना ली. वो तो आपको पसंद आ गया. नाउ दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन. दिस इज कॉल्ड कि पता नहीं कस्टमर को क्या पसंद आ जाए और वो कहेगा नहीं नहीं मुझे भी ऐसी डिजाइन, जबकि उसने उस चीज को सेल आउट या कोई क्या बोलते हैं मॉडल की तरह उसको बनाया नहीं था, डिजाइन की तरह कि एक दिन ये भी किसी को पसंद. वो तो उसने अपने सामान, इंस्ट्रूमेंट्स को रखने का तरीके के लिए उसने ऐसा शोकेस बनाया. अब हो सकता है लकीली कोई आया, देखा, अरे वाह ये इसी में थोड़ा सा ऐसा ऐसा मॉडिफाई कर दीजिए क्योंकि आपको तो ऐसा ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा नहीं, इसमें बस बाकी मुझे, तो उसको एक नया काम मिल गया. तो दैट व्हाट हैपेंस. ये कुछ यूनिवर्सल लॉज है कि जिसको साइंस में सेरेंडिपिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? कि करते कुछ और उद्देश्य से और फिर उसका कुछ और एप्लीकेशन निकल के सामने आता है और फिर वो ज्यादातर मैसिव कमर्शियलाइज उस तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन जिसके लिए बनाया था वो इस्तेमाल होना ही बंद हो जाता है वैसा. तो वॉट एवर, सो दैट्स अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर बेसिकली, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने नोट्स में एक जगह सेंटेंस आपको लिखवाऊंगा कि दिस इज द साइंस विच हैज कम फ्रॉम लैब टू बुक्स. लैब टू, नॉर्मली साइंस बुक से हाइपोथेटिकली लैब तक पहुंचता है रिसर्च करते करते, लेकिन ये साइंस उल्टा है, रिवर्स इसके एस्पेक्ट से वर्कआउट करने का. पहले काम होता है, सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाती है, देन उसका लिटरेचर बना के सर्व किया जाता है कि ये भविष्य में हम और ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये हमें हासिल हुआ. तो वॉट एवर, सो हिस्ट्री ऑफ बायोटेक, बेसिक स्टेप्स ऑफ बायोटेक. फाइनली वो तो बता देंगे जो भी बेसिक स्टेप्स, लेकिन चैप्टर का कोर टॉपिक क्या है? टूल्स ऑफ बायोटेक, where simply the four prominent tools beginning with, जिस पे वर्कआउट करना है वो खुद ही एक टूल है, क्योंकि एफडीए ने या तो मिल जाए उसको हासिल करना, या फिर नहीं मिले तो खुद के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट कर लेना उसको. देन डेफिनेटली होस्ट द फ्यूचर जीएमओ, उसको चूज करके, उसको तैयार करके, उसको लायक बनाकर, दैट व्हाट वी कॉल होस्ट कॉम्पिटेंस. क्या कहते हैं उस फिनोमेना को? चैप्टर के आखिरी में वही तो हमें साबित करना है. तो दैट्स अ टूल, उस पर भी वर्कआउट करना, उसको भी तैयार करना. एंड देन वी विल एंटरटेन द एफडीएन इनटू इट, एंड इट्स अ साइंस ऑफ सिंपली टेलरिंग. एक तरह से टेलरिंग साइंस है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है समथिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड और डिस्ट्रक्टेड.
डिस्ट्रक्शन होगा तभी कंस्ट्रक्शन होगा। ये ठीक केमिस्ट्री के रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने की जैसे। तो थ्रू आउट जितने भी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कोई रिड्यूस हो रहा है, द थिंग्स आर गोइंग इन अ रिलेटिव एस्पेक्ट। तो वैसे ही साइंस ऑफ बायोटेक इज कंप्लीटली साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, एंड हेंस द इंजीनियरिंग वर्ड हैज बीन यूज्ड, क्योंकि इंजीनियरिंग साइंस मतलब ही कि चीजों को बिल्टअप करना बाय बाय कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। तो then we will move further with enzymes, different categories of enzymes। एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही प्रोमिनेंट एंजाइम्स मेंशन्ड है, सीधा सीधा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेजेस। एक काटने के लिए, एक जोड़ने के लिए, वही डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, whenever the things are being manipulated, handled in the lab, there are other respective enzymes which are being treated with, उनका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बस आपको ऑप्शंस में अल्कलाइन फॉस्फोरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, ये है गायरेसिस। ये कब कौन सा एंजाइम किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, ऑप्शंस में लिखा हो तो यू कुड जज द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर, बस इसलिए आपको बता दिया जाएगा। तो एफडीएनए होस्ट एंजाइम्स, एंड फाइनली द मोस्ट पोटेंट टूल, द वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स? what prominent role, what is the role of a ideal vector? Now that's the question। एक ideal vector क्या होता है, और वो जब वर्कआउट करता है तो how the things come out। और हेंस बायोटेक इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े दावे क्लेम किए जाते हैं वो वेक्टर्स और एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज भी तो बेस्ड है। तो आफ्टर हैविंग अ क्लोज लुक विद द टूल्स, डेफिनेटली द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि उनको इस्तेमाल करने का एक तरीका होगा। ठीक है, आप एक इंटीरियर डेकोरेशन कोर्स में गए हैं और बेसिकली पढ़े लिखे कारपेंटर बनने की कोशिश जारी है। अरे आया समझ में? व्हाट इज दैट सिंपली। बट अगेन आपको कभी खुद बैठ के कोई एक्चुअली वर्कआउट नहीं करना है, उसके लिए तो आप हायर कर लोगे लेबर्स। लेकिन क्योंकि खुद ने काम सीखा है तो बेसिक पे जाके सिखाया जाता है वहां भी, कि सारे एक्स, अलग अलग तरह के हैमर साइज, नेल साइज पता तो होना चाहिए, क्योंकि तुम जो भी डिजाइन करोगे तुम्हें पता है कि इतने लेयर पे इतना वाला पिन इस्तेमाल करेंगे। लेबर तो कम कर देगा, लेकिन आपको तो डिजाइन करना है ना कंस्ट्रक्शन, तो इस लेवल तक, इसलिए आप भी सीखोगे। तो सीख गए आप अलग अलग तरह के नेल्स, तो नेल और हैमर है, दैट इज द टूल, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का भी तो टेक्निक है। उसका ब्लंट एंड को दीवार पे रख के पॉइंटेड एंड पे थोड़ी मारोगे। अरे यस और नो, मतलब आप कहोगे सर व्हाट फुलिश दिस इज, हाउ आई विल डू दैट। आई एम टॉकिंग एन एग्जांपल कि व्हेन थिंग्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ, कोई चीज होती है ना आपको दे दी, आपको पता ही नहीं है कि किसको किससे कैसे जोड़ना है, बेसिकली नहीं आ रहा समझ में, तो देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल टू फॉलो इट, कि कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मैंने कॉमन लेमैन एग्जांपल से बात को आपको समझाया है। तो डेफिनेटली आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ टूल्स, और जो बातें सामने आएंगी उसमें आपको पता चलेगा कि इनके कुछ एडवांटेजेस हैं तो इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करके उनको किसी भी स्टेप में इस्तेमाल करना, दैट इज द टेक्निक। बाय कीपिंग द एडवांसमेंट ऑफ द टूल एंड ओवरकमिंग इट्स लिमिटेशन, उस लिमिटेशन की वजह से हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, ऐसे टेक्निक से जब हम किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं, दैट मेक्स द स्टेप्स एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ द रिसर्च वर्क। सबको आ रही मेरी बात समझ में? सो सीरीज ऑफ टेक्निक्स ऑफ बायोटेक, सिंपली बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में लिख रहा हूं, हालांकि उसके पहले स्टेप्स भी बताएंगे, सैंपलिंग क्या होता है, कैसे सारी चीजें नोट डाउन होती है, ट्रबल शूटिंग्स कैसे प्लान आउट होते हैं, तब जाके तो शुरू होगा काम। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, द फर्स्ट principal technique to begin with, then restriction diation, then gel electrophoresis, gel electro ligation, है ना, ligation। The product of ligation is what? rDNA। is what? Simply rDNA। Then we are going to perform
introduction of rDNA in host. So here we will go for our different topic in between, knowledge cloud. What is that? Ki so-called the host have gone through that uptake of our so-called naked rDNA, but it might or it may not. शायद उसने ये किया भी होगा या नहीं भी कर सकता है, दोनों चीजें हैं. 100% नहीं हुआ होगा. नाउ दिस इज अ प्रीजम्पशन, हाइपोथेटिकल व्यू है ना, ट्रबल शूटिंग कहते हैं लैब में इसको. कि अब इसके लिए हम, क्योंकि आगे बढ़ जाने के बाद, एक स्टेज के बाद जब प्रोडक्शन पे जाएगा, तो वी डू नॉट वांट एनी कंपटीशन बिटवीन ऑल दोस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स. जो ग्रोथ मीडियम है वो इतने महंगे तरीके से और प्रोसेस्ड वे में तैयार होगा. हम चाहेंगे कि उसमें एक एक उसका इंच इस्तेमाल कौन करे? सो कॉल्ड द होस्ट कैन यूज. और होस्ट कैसा होना चाहिए? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट. कैसा होना चाहिए? अब फॉलो द टर्म. पूरे चैप्टर का मेन यही कंसेप्ट समझने के लिए बाकी सब बातें हैं. तो नॉलेज क्लाउड में मैं आपको, there are many screening techniques, but we are going to experience the most prominent two mentioned in NCERT with different edge of explanation. So we have got the screening technique for एक है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, एंटीबायोटिक. And the next is blue white colony method, insertional inactivation phenomena कहते हैं इसको. तो blue white colony selection method. Antibiotic sensitivity test and blue white colony selection method. And these two are going to actually screen out what? There are two types of screening. One between non-transformant versus transformant. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस ट्रांसफॉर्मेंट. और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट वर्सेस रिकॉम्बिनेंट. डिफरेंट स्ट्रोक में हम पीसीआर वर्सेस जीन क्लोनिंग एंड व्हाट इज host competence, what is host competence, right? Now throughout ये जो आपने पूरा synopsis लिखा, this is the sequel of the discussion, and finally once we have got through all these steps, we have got our heterologous host. The product is called heterologous host. heterologous word का मतलब है कि उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ गए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस जो नेचर एनवायरनमेंट ने नहीं, इंसान ने अपने मैनिपुलेशन, अपने डिजायर से किया. एंड नाउ द सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज बीन चूजन फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ टूल फ्यूचर जीएमओ बनाने के लिए, जिसको भी चुना गया है बाय इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज, अब उसका बिहेवियर जो है सिर्फ एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में ही रहेगा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहेगा. हेंस इट इज लिटिल बिट डिफरेंट. लोगस मतलब जीनोम कंपोजिशन, लोगस वर्ड का मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट. अब से कुछ समय पहले तक, जब तक वो एक नेचुरल स्ट्रेन था जिसको एनवायरनमेंट से चुना गया और नेचर में अवेलेबल था, बट इट इज नो मोर नाउ लाइक दैट. इट हैज
totally shifted, transient from its natural behavior, and that's the difference making to called as heterologous host. अब उस heterologous host से कैसे हम अपना, एक्चुअली ये हो गया R&D वर्क, ये पूरा क्या था, दिस इज द R&D वर्क, रिसर्च डेवलपमेंट हो चुका है, द प्रोडक्ट GMO called heterologous host is prepared. Now it has to be handled, tackled, है ना, with the actual aim of that getting the product, उस प्रोडक्ट को हासिल करना जिसके लिए इतना पूरा वर्कआउट किया गया. सो द एंड अप टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज प्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. तो हमेशा की तरह कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है और मैं आपको कहता हूं कि इट्स योर होमवर्क कि घर पे जाके एक बार जो इस सिनॉप्सिस के साथ खुद अपने लेवल पे एक बार स्क्रीन आउट कर ले, खुद भी टैली कर लें कि व्हाट विल बी दी अपकमिंग क्लासेस और आपका सीक्वेंस ऑफ लर्निंग टॉपिक को लेके कैसा रहेगा. इससे क्या होता है, आखिरी में आपको ये समय जो है इधर उधर वेस्ट ना करना पड़े. आपको पहले दिन से ही पता हो कि ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज रिवीजन के लिए, तो वी हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर्मेट और एंड अप ऐसा होगा, है ना. फिर जाके आप नेक्स्ट लेवल सोच सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब किस पैटर्न क्या है, वो देख लिया विद इन 15 मिनट्स, हाफ एन आवर. फिर टैली किया कि जो हमने पढ़ा वो कितना मैचअप कर रहा है हमारे कंटेंट ऑफ प्रिपरेशन के साथ. तब तो आप आगे थर्ड स्टेप सोचोगे कि अब और क्या आ सकता है, लेट मी गो फॉर सम बेटर और मोर बेटर क्वेश्चंस ऑफ. 3 स्टेजेस की बात आती है. तो यही वो डिलीजेंस है, मेहनत. और डेफिनेटली जब एक ऐसे प्लानिंग के साथ बिना पेंडिंग करके आप सारे सब्जेक्ट्स में वर्कआउट करेंगे तो एक दिन उसका नेट रिजल्ट आपको मिलता है. तो फाइनली वी एंड अप द चैप्टर विद दिस क्वेश्चन, बट that is being achieved in a very systematic pattern. It is not so easy. मतलब ऐसा नहीं कि मुंह जवानी बोल दिया और हो गया काम. Again it needs a next set of planning. तो R&D इस काम को प्रोडक्शन यूनिट किसी भी ऐसे बड़े कंपनी में जहां पर ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चलता है ऑफ एनी टाइप, सिर्फ हम बायोटेक इंडस्ट्री बात नहीं कर रही है, बेसिक अप्रोच हर जगह है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनी हो या कोई भी और हमारे डे टू डे नीड्स का प्रोडक्ट जो एक कॉमन लेमैन के हाथ तक पहुंचता है. तो उसको बनाने से पहले सारी चीजें हैं, पैरामीटर्स तय होना. क्या होना, मतलब मापदंड कुछ है कि ठीक है सब बन गया है, लेकिन अब इसको हमें व्हाट इज द अल्टीमेट एम, लार्ज स्केल प्रोडक्शन विथ ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज उसमें हासिल करना है. तो क्यों ना उसको स्केल अप कर लिया जाए. क्या कर लिया जाए, मतलब कुछ ऐसा तरीके से कि तय हो जाए मापदंड, पैरामीटर्स, कि इतने पे कितना क्या चाहिए जिससे कि हमें कितना रेट से प्रोडक्शन मिलेगा. तो फिर अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो अल्टीमेट एम है प्रोडक्ट हासिल करना विद दैट क्वांटिटी टू सर्व द कम्युनिटी एंड टू एंटर इनटू द मार्केट, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट, क्योंकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी है ना. एक इंडस्ट्री में वो टॉप में बैठा हुआ जो प्रोजेक्ट मैनेजर भी बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा होता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं तक देख रहा है, वो कस्टम. तो चैप्टर में इस एंड को ऐसे तो डिस्कस किया है कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. क्या कहा गया है, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट ओनली. एक लिंक है पूरा वो, और आखिरी हिस्सा तो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ही सुपरफिशियल उसको बता दिया गया. बट देन उसने हिंट तो कर दिया कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ कल्चर्स, बैच एंड कंटिन्यूअस. दोनों के अपने अपने एडवांटेज, शॉर्टकमिंग्स हैं. वही क्वेश्चन बनेगा, किस तरह का बैक्टीरिया जीएमओ होगा तो उसके लिए किस तरह का बायोरिएक्टर, और उस बायोरिएक्टर में किस तरह का कल्चर किया जाएगा जिससे कि प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर, बेहतर मतलब वही क्वांटिटी में मिले, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लगा के इतना सब कुछ सेटअप लेके अर्न ही तो करना है. तो राइट फ्रॉम डे वन यू विल एक्सपीरियंस दी अनदर इकोनॉमिक एस्पेक्ट. डेफिनेशन में बढ़िया लिखा है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सर्व द मैनकाइंड, वो तो बात सही है ना. क्वांटिटी क्वालिटी के साथ विद कॉस्ट इफेक्टिव, खर्चा कम पड़ता है लोगों तक, वही अच्छी चीज कम पैसे में पहुंचेगा. बट दी हुएवर दी एंटरप्रेन्योर जिसने इतना बड़ा सेटअप बनाया और इन्वॉल्व हुआ इतनी बड़ी रिसर्च टीम के साथ, दे वुड लाइक टू अर्न मनी. और पैसा तभी बचेगा ना जब हर स्टेप पे शॉर्ट कटिंग्स होंगे कि कहाँ कहाँ चीजों को जो है, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिजाइन कर लेना, कि कहाँ कहाँ पैसा बचाया जा सकता है और क्वालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगा. तो यही सब चीजें प्लान आउट करने के लिए होता है स्केल अप, एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, स्मॉल स्केल अप एंड लार्ज स्केल अप. स्मॉल स्केल अप एंड व्हाट इज दैट, सिंपली ये डे टू डे एक्ट है. आज क्लास के शुरू में ही जब मैं इंट्रोडक्शन में लिखवा रहा हूँ कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है, सपोज
कि आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया या किसी साइंस एग्जीबिशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, मेन आप कुछ जो भी करेंगे तो वो तो करेंगे ही सामने, लेकिन एक आइडिया लाने के लिए 4 लोगों का ग्रुप बना है, सब लोग पेपर लेके बैठेंगे कि तू कुछ आइडिया बना, मैं कुछ बनाता हूँ, सब कुछ तो डिजाइन करोगे, वो फाइनल डिजाइन नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी तुम पार्टिसिपेट कर चुके हो, लेकिन नया प्रोजेक्ट, नया पार्टिसिपेशन, फिर नए तरीके से। तो ये तो तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ कैटरर इंडस्ट्री, है ना, अ वेल नोन शेफ, द शेफ इज वेरी गुड, इसलिए वो कैटरर फेमस है पूरे सिटी में। 2000 लोगों से नीचे का तो वो कैटरर लेता ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा नाम हो चुका है कि नहीं सर, मैं कम से कम 2000 पर्क्स हेड्स हो तभी मैं क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लूंगा काम का, 500 1000 का तो मैं लेता ही नहीं, मतलब उसने अपना एक स्टैंडर्ड सेट बनाया, मतलब 5000 10,000 ऐसे, और उस इतने लार्ज क्वांटिटी पे सोचो, जो भी रेसिपी शेड्यूल रहता होगा, मेन्यू रहता होगा, उसमें वो फेमस हुआ, मतलब क्वालिटी कैसे मेंटेन करता होगा, तो उसका शेफ की जो टीम होगी उसमें कोई तो होगा सुपरवाइजर टॉप में बैठा हुआ जो सब प्लान करता है। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन एक अच्छे प्रोफेशनल की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने हर दिन के काम को एक नए तरीके से लेता है, वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का ढिंडोरा पीटते हुए अरे हु विल बीट मी, मतलब दैट ओवरहेलमिंग कभी नहीं करता, दैट्स द साइन ऑफ अ गुड प्रोफेशनलिज्म। तो व्हाट आई वांट टू एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल अप, रिसर्च इंडस्ट्री हो या घर डे टू डे लाइफ में एक ऐसा एक्ट हो, वो भी कोई रिसर्च से कम नहीं है। तो उससे तो ब्रांडेड राइस का स्टॉक मिलता है, दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि डीलिंग दो तरह के होते हैं, या तो क्लाइंट पूरा काम दे देता है पूरा रॉ मटेरियल के साथ, तुम्हारी जिम्मेदारी, एक होता है कि ठीक है क्या है पूरा लिस्ट दे दो, वो दे देंगे और आप बाकी सर्विसेज का क्या लोगे, रॉ मटेरियल पूरा हम दे देंगे जितना आप क्वांटिटी लिस्ट लिख के दे दो। तो शेफ की जिम्मेदारी ये है कि वो मेजर अपना प्रोडक्शन शुरू करने से पहले बेसिक कुछ चीजें, पल्सेस, चावल मेन, प्लेन भी बनना है, जीरा राइस भी बनना है और पुलाव भी बनना है, 3 आइटम्स में राइसेस के बनने हैं। तो फर्स्ट व्हाट ही विल डू, ही विल चेक द ब्रांड कि ठीक है ब्रांड से भेज तो दिया, लेकिन कभी कभी आता है ना कि पैक होके आ गया प्रीवियस, अरे हमेशा हमारे जो भी है ओनर, वो तो इसी ब्रांड का चावल खरीदते हुए कितने बार, हजारों बार बना चुका हूँ, मेरी बात आ रही समझ में? तो वो डायरेक्ट बिठाने की जगह ऐसा नहीं करेगा, विल अगेन टेक 2 cups ऑफ राइस इन अ बाउल, इन अ वेसल, ठीक है, और उसको उबाल के देखेगा, ही विल चेक कितना टाइम लगा, कितने समय में क्या हुआ, और उसका टेक्सचर क्या आ रहा है, दवा के सब आ रहा है समझ में? क्यों? दिस इज दी कॉल्ड स्मॉल स्केल अप। फिर से वो उसको एक आइडिया ले लेगा, हाँ हाँ ठीक है, जिस ब्रांड का मंगाया है वैसा ही है, अगर कहा गया है कि ये 3 साल पुराना चावल है तो अपने एक्सपीरियंस से समझ गया कि हाँ होगा, क्योंकि जितना पुराना चावल होता है उतना बेहतर पकता है वो। अरे आ रहा है समझ में? दीज आर दी ओल्ड नोन प्रोवर्ब्स इन अवर डे टू डे लाइफ, है ना, पका हुआ चावल, पुराना चावल। अरे यस और नो, समझो इस बात को, तो घर में भी ऐसे ही होता है। तो मैं लिखवाऊंगा कि एक्चुअली ट्रेडिशनल साइंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इट्स द किचन टेक्नोलॉजी, इट्स द, सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो स्मॉल स्केल अप इज अ पायलट प्लांट प्रोजेक्ट बीइंग कंडक्टेड एवरी टाइम बिफोर एनी प्रोजेक्ट। अभी आप मेरी बात को साबित करने के लिए आप चलिए सांची दुख संग चलिए, वहां पर रोज 3 शिफ्ट में प्रोडक्शन होता है, आ रहा है समझ में? लेकिन हर प्रोडक्शन का एक बैच तैयार होता है, जो भी वो क्वालिटी कंट्रोल रूम से जरूर गुजरता है, क्योंकि जबकि वही सेट प्रोटोकॉल है, वही श्रीखंड बनना है, वही दही बनने हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरीज के जो भी है, कंपोजिशन फिक्स है, पैरामीटर सब ऑटोमेटेड है, फिर क्या जरूरत है हर बार हर बैच, 3 बैच में जो प्रोडक्शन होते हैं, 2 ही बैच या एक शिफ्ट के ही क्यूसी वालों को टेस्ट करा के हाँ हाँ रात का देखा जाएगा, ऐसे ही भेज देंगे बिना टेस्ट के। नो वन कैन टेक द चांस, क्योंकि कब कंटामिनेशन हो जाए, किसकी कहाँ गलती हो जाए। अरे आ रहा है समझ में? क्यूसी हमेशा 24, वही शिफ्ट ड्यूटी, जैसे वो प्रोडक्शन वाले चेंज होते हैं, क्यूसी वाले भी चेंज होते हैं, 9 9 घंटे की ड्यूटी के शिफ्ट में चेंज होते रहते हैं। 8 घंटे मतलब ऐसा थोड़ी कि वो निकल गए और दूसरे वाले शिफ्ट वाले आए तो अरे खाली है, चलो कहाँ काम छोड़ के गए, वो अपना टेक ओवर करते हैं काम आके, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक छोड़ के नहीं जाएंगे वो। तो हर बैच का एक टेस्ट होता है, टेस्ट करके ओके टेस्टेड, है ना, एक सील लग जाता है, आपने हर प्रोडक्ट में देखा होगा अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो। तो क्यूसी, क्वालिटी एंड कंट्रोल क्या कहते हैं उसको, उसका काम है, वहां मिथिलिन ब्लू टेस्ट लगाते हैं श्रीखंड का, इसका जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बैक्टीरिया की कितनी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए अंदर, है ना, क्योंकि इट्स अ प्री प्रोबायोटिक प्रोडक्ट, इट्स अ,
सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब है स्मॉल स्केल अप एक ऐसा एक्ट है पायलट प्लांट प्रोजेक्ट जिसमें पैरामीटर तय होता है कि 1 लीटर कल्चर में इतने लैक्स ऑफ बैक्टीरिया पर मिलीमीटर मिलीलीटर सॉरी वॉल्यूम में ग्रो कर रहे हैं, जिनको हमने ये टेम्परेचर दिया, इतना प्रेशर दिया, एरेशन इतने समय तक दिया, 15 मिनट तक। तो 1000 2000 लीटर बड़े बड़े जो प्रोडक्शन होंगे उनके लिए क्या होगा? घर में रेसिपी बनती है पहली बार, मदर सिस्टर कोई भी हो हु इज मेकिंग ऑफ फाउंड ऑफ मेकिंग फूड, कुछ ना कुछ हर 6 महीने में 2-4 महीने में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना, घर में कोई तो एक मेंबर ऐसा होगा, तो व्हाट ही विल डू? अरे यस और नो? घर में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, उसके नाम से, चलो 2 लोगों के नाम से कि कुछ बना के तो देखे क्या आ रहा है, टेस्ट कराएंगे, हाँ अच्छा लगा, बढ़िया रहा, इट्स अ गुड थिंग टू बी प्रैक्टिस्ड। तो नेक्स्ट टाइम अच्छा अब मैं 10 लोगों के लिए क्या बनने के लिए एक आइडिया हो जाता है ना? 20 लोग 50 लोग, बस इससे ज्यादा नहीं। द रीजन इज, नहीं उसका रीजन है, इट इज नॉट, दो चीजें हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर प्लेटफॉर्म चेंज हो जाना चाहिए। घर में वो वैसे वेजल्स नहीं होंगे ना, फिर वो बनाने का आइडिया, प्रोटोकॉल्स तो पता है लेकिन उसको डील करना। फिर घर में मदर खीर बनाते हैं, बहुत अच्छा खीर बनाते हैं, फेमस है, घर में कभी भी 50 लोगों का मोहल्ले वाले आए, आयोजन हुआ, ये सर नो, खीर बनाया, सब लोग तारीफ करके गए, और इतना तारीफ करके गए कि पता चला उनमें से एक इमोशनल हो गया, फिर उसने अपने घर में आयोजन किया 500 लोगों का। मिसेस शर्मा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड प्लीज, है ना, कुक द दैट पुडिंग फॉर अस। मिसेस शर्मा भी फूल गई फुग्गे की तरह, यस आई विल लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, पहली बार किया मैं। आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन्स कैपेबिलिटीज, बट व्हाट इज द शॉर्टकमिंग्स? बनाने को बना सकते, क्या बनाते नहीं है, लेकिन एक बार करना पड़ेगा, फिर जाके होगा, फिर करते करते होगा, दैट्स प्रोटोकॉल। वैसे लैब में किचन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा अंतर नहीं है, बस कैलिब्रेशन का अंतर है। किसका अंतर है? एंड हाइजीनिटी, यानी कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, बस। बाकी तो सब कुछ सेम है। तो गई मिसेस शर्मा और वो करची बाहर, वो हंडी के अंदर, मतलब इतना बड़ा वो गैस, मतलब उसको समझ गया ना, शी वॉज शॉर्ट हाइटेड, ऐसे ऐसे यहाँ लगा दिया, यूं देख रही, नीचे दूध जल गया। तुम समझ गए हो ना, खीर बनता है तो उसको लगातार स्टीयर करना पड़ता है, लगातार, जब तक पानी उबल के वो थिक टेक्सचर ना आ जाए थोड़ा, तब जो है, ऐसा नहीं कि 1 किलो दूध 1 किलो चावल, फिर क्या है, खीर नहीं होगा, फिर बॉल्स होंगे, ये लिखा। अरे कुछ आया समझ में? अरे वो पूरा तो वही मतलब कि 1 लीटर अगर दूध है तो 50 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम राइस डलता है। वो भी कब डलेगा? पहले वो डलेगा, बाद में मीठा। पता चला चाय की तरह शक्कर डाल दिया, और फिर, और अब तुम डाल दो उसमें क्या, राइस। आर यू गेटिंग द प्रोटोकॉल? कैलिब्रेशंस। अरे कुछ आ रहा है समझ में? अब बाहर जाके ये मत बोलना कि आज सर ने खीर बनाना सिखाया। दिस वॉज अ मियर एनालॉगस एग्जाम्पल। सो आई एम जस्ट मेकिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग द टॉपिक। स्मॉल स्केल अप क्या होता है? पायलट प्लांट। क्वेश्चन है, कहा जाएगा स्मॉल स्केल अप इज कंडक्टेड टू ऑप्शंस, है ना? फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट एडवांटेज? क्वेश्चन बनाइए ना। मतलब मैं तो कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कि कुछ नहीं पता, आप तो ऐसे सोचो कुछ नहीं पता, लेकिन क्वेश्चंस क्या आए हैं वही जाके आज देख लेना। कोई भी बुक उठाना और क्वेश्चंस देखना, प्लाज्मिड्स के क्वेश्चंस कैसे हैं। ये आज सिनॉप्सिस का सिग्निफिकेंस, मैं एक वाइटल समय दे रहा हूं, अब तुम खुद जज कर लो ना। फाइनली इसके नीचे बस बायोरिएक्टर्स एंड टाइप्स, क्योंकि सिंपली लार्ज, वो तो मैं लिखवाते समय कंटिन्यूशन में सिस्टमैटिक लिखवाऊंगा, लेकिन मेंशन कर रहा हूं लार्ज स्केल अप मतलब यूज ऑफ लार्ज वेसल्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद क्वांटिटी, प्रोडक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लेकिन वो तब हासिल होगा जब डे वन से हर स्टेट में, यही तो समझने वाली बात है, हर स्टेप में प्यूरिटी मेंटेन होगा, तब जाके प्रोडक्ट की प्यूरिटी आएगी। एंड दैट्स द एडवांटेज ऑफ बायोटेक विच हैज हेल्प अस टू ओवरकम द ट्रेडिशनल साइंस। ट्रेडिशनल साइंस भी हमें प्रोडक्ट्स दे रहे थे, है ना? निलॉन्स पिकल्स कंपनी आने से पहले भी घर घर में स्मॉल स्केल लघु उद्योग में और फैमिली डेट, अब आया समझ में? और आज भी बन रहे हैं। क्या लोग अपना सारे डे टू डे लाइफ का, साल भर के, भले ही आज
पैकेज फूड इंडस्ट्री कितना बढ़ गया है। आज से 15 साल 20 साल पहले हम जब क्लास 6 7 8 में थे और क्या बोलते हैं, हमारी मदर बोलते थे जाओ जीरा ले आओ, कुछ भी ग्रोसरी प्रोडक्ट ले आओ, तो जाते थे अंकल जी, तो अब अंकल जी तोल के देते थे, हाँ कितना ऐसे ऐसे। तुम अभी जाओगे या हम आज आज क्या है, सीधा कितना 600 ग्राम एक पैकेट दो, मतलब पैक्ड आ रहा है सब कुछ प्रोसेस्ड, है ना, विथ एक्सपायरी, ये वो सब सब आ रहा है ना। दिस इज ट्रांजिशन। पहले ऐसे ही था, सब कुछ तोल के पैक होके सामने देते थे। तो पहले के लोगों को मेहनत उसमें भी, है ना, व्हाट इज द क्वालिटी, कि सबको बीनना पड़ता था। आज से 15 साल पहले 20 साल पहले अगर कोई साल भर का 1 क्विंटल गेहूं घर पे रखते थे तो चांसेस ऑफ मैनेजमेंट कम था। सबको मेरी बात आ रही है ना समझ में। घर के सब जॉइंट, दिक्कत भी नहीं थे, जॉइंट मेंबर्स थे, सब लोग हर 15 20 दिन में 5 5 किलो गेहूं लेके सब 3 लोग बैठ जाते थे, बीन बीन के, ठीक है, अगले 10 दिन के लिए फिर इंतजाम हो गया। लेकिन आज किसी, अब आ रहा है समझ में, सी द ट्रांजिशन, एक्सपीरियंस द ट्रांजिशन। अब किसके पास टाइम, अब तो प्रोसेस्ड बिल्कुल आता है। 6 महीने में कभी खाते खाते किसी एक कौर में जो है मुंह में कोई कंकड़ दब जाए तो दब जाए, नहीं तो आजकल बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन ऑटोमेटेड प्रोसेस से सब आता है। अरे यस और नो। तो ट्रेडिशनल तरीके से भी धान को वैसे ही थ्रेश करके सब अलग किया जाता था, वहां के बैठ के हैंड पिकिंग करके पैकिंग, लेकिन फिर भी कलेक्ट कर, तो कैसे गेहूं में कंकड़ आते थे, क्योंकि नीचे का जो स्टॉक है उठते उठते, अरे आया समझ में, वो तो वहीं ओपन लैंड में पड़े रहते थे ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पूरा मशीन है, वो तो सीधा उसको हार्वेस्ट करके प्योर फॉर्म में लेके सब प्रोसेसेस है, इसलिए वो कम हो गया। सबको मेरी बात आ रही है समझ में। तो ट्राई टू, मैं कह रहा हूं ना, सभी फील्ड को कंसिडर करके आप बायोटेक इंडस्ट्री के सर्विसेज के बारे में सोचे कि कैसे ये क्लेम कर रहा है। पहले भी काम चल रहा था, बट द प्रॉब्लम वाज अबाउट द प्यूरिटी एंड मेंटेनेंस, जो आज काफी हद तक बढ़ गया। हालांकि अभी भी लॉसेस होते हैं, इतनी बड़ी 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 इंडस्ट्री, पावर फेलियर हो जाता है, कुछ ना कुछ और शॉर्ट कमिंग्स हैं। सबको मेरी बात आ रही है समझ में। तो वो तो हमेशा चला रहेगा, नथिंग इज 100% परफेक्ट, लेकिन डेफिनेशन में बस एक ही बात कही गई है कि कैसे मैनकाइंड को और बेटर सर्विसेज देख सकते हैं। तो फिलहाल बायोरिएक्टर्स एंड इट्स टाइप्स देखेंगे। 2 तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं और उनको 2 तरह के कल्चर में इस्तेमाल होता है। एंड फाइनली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, इट्स कंप्लीटली एन एक्ट ऑफ। तो किसी भी इंडस्ट्री में 4 डिविजन्स होते हैं, R&D, प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन यूनिट और मार्केटिंग। कोऑर्डिनेशन और मार्केटिंग यूनिट का काम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को अंजाम देना। आ रहा है सबको समझ में, क्योंकि मार्केट रिव्यू क्या आ रहा है, कहां दिक्कत आ रही है, पैकेजिंग में दिक्कत आ रही है, फलाने से बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन यूनिट का काम होता है, समय समय पे रिसर्च करा के, तब जाके अगर कंपनी अपनी फेस वैल्यू गुडविल को बनाए रखना चाहते हैं सिस्टमैटिक, आई एम टॉकिंग समथिंग ऑर्थोडॉक्स, क्या धांधलियां होती है, किसको क्या मतलब, वो अगर उन तरह की बातों को बीच में इन्फ्लुएंस करेंगे तो अपनी बात नहीं समझ पाएंगे। हर इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन यूनिट रखा जाता है, इसका काम ही है मार्केट रिव्यू लेके समय समय पे R&D को भेजना कि भाई ये शिकायतें आ रही है, बाकी तो ठीक है, बस अगर इसको वर्कआउट कहीं कर सके तो हमारा प्रोडक्ट सेल बढ़ जाएगा बस। तो मार्केटिंग टीम उस बात को ठप्पा लगा देता है कि हाँ, क्योंकि स्टॉक वापस आ रहे हैं, कुछ लोग कम क्या बोलते हैं ऑर्डर कर रहे हैं, उन लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं। इस साची दुख संग में बता रहा हूँ ना कि जरा सा एक सैंपल खराब हो गया, एक बैच प्रोडक्शन में पता चला, क्या किया क्यूसी ने, कहा अरे अरे हाँ ठीक है, बिना टेस्ट के उन्हें, और कोइंसिडेंटली व्हाट हैपेंड कि थोड़ा सा कंटामिनेशन था, जिसके वजह से कुछ नहीं, खट्टापन बढ़ गया। अब सबका तो टेक्सचर है ना, दही के नाम पे ऐसा थोड़ी मीठा दही बोल ही रहे हैं कि सादा मीठा दही जो खाने लायक ऐसी हो, तो उसमें खट्टापन कम होता है। तो उसमें बैक्टीरिया कितना ऐड करे जिससे कि अगले 7 दिन बाद भी जब वो पहुंचे किसके पास, कस्टमर के हाथ में, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा उससे खट्टापन ऐसा ना बढ़ जाए। सबको आ रहा है समझ में, जिसके लिए क्यूसी में उसका टेस्ट लगाया जाता है, मिथिलिन ब्लू टेस्ट। तो मैं कहना ये चाह रहा था, मान के चलिए नहीं लगाया और थोड़ा कुछ ज्यादा ऐड हो गया, इनोकुलेशन स्टेप में थोड़ा ज्यादा ऐड हो गया। घर में भी आपने देखा होगा ना, एक दही रहता है उसी में फिर दूध रख देते हैं, कभी कभी दही थोड़ा ज्यादा खट्टा हो जाता है, कभी ठीक होता है घर में, लेकिन कमर्शियल मार्केट में ऐसा नहीं है। ये तो घर का बना हुआ दही है, खा लेंगे, थोड़ा ज्यादा खट्टा बन गया कोई बात नहीं, नमक मिर्च और क्या बोलते हैं चीनी डाल के, इसको शक्कर डाल के, अरे आ रहा है समझ में। हाँ, लेकिन यही चीज आप कस्टमर का क्या है कि भाई आई हैव गिवन दी मनी कॉस्ट, आई नीड द गुड प्रोडक्ट।
मान के चलो किसी भी एक बैच का ऐसा गया और सब सेल हो गया, मतलब पहुंच गया रिटेलर, वो तो बेच रहा है हफ्ते भर से, लेकिन जिस दिन उसने उस स्टॉक को पेटी खोला और रखा, 10 को बेच दिया पिछले 2-4 घंटे में, किसी भी एक रिटेल शॉप से मैं कह रहा हूं काउंटर से, 10 में से 3-4 ही कस्टमर होंगे किसी वजह से, यार अच्छा है चलो खा लिया, मतलब मना लिया, चले गए। लेकिन 10 में से 4 ने भी अगर अपना गुस्सा जता दिया कि ये रखो, तुम्हारा पैसा भी रखो, मतलब 10 सुना के चलेगा, कोई तो कहेगा नहीं पैसे निकाल, है ना। अरे ऐप ऐप ढूंढ रहा शिकायत करने का मतलब डिजिटल, और उसने यार ले जा देखा, क्यों, क्योंकि अब वो, क्योंकि वो अब पीछे इसलिए रिटायर हो जाएगा पीछे, क्यों, क्योंकि एक थोड़ी ऐसे 4 और लोग मेरे को सुना के गए, तो तुरंत सबको इकट्ठा करेगा और जैसे ही फिर आएगा बोले ले जाओ, कोई पेमेंट नहीं होगा वो भी बोलेगा, तो नुकसान हो गया ना। भले ही ये गवर्नमेंट सेक्टर है लेकिन है तो मार्केटिंग का काम ना। वही मैं कह रहा हूं कि दैट्स द प्रॉब्लम, एंड दिस इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ फूड इंडस्ट्री, केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रीज अग्री, हेल्थ, हर सेक्टर पे उसने एक ही दावा किया है, टू गिव द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विथ प्यूरिटी एंड क्वालिटी बाय मेंटेनिंग द क्वांटिटी, बाय मेंटेनिंग द, क्योंकि टर्नओवर कहते हैं इंडस्ट्री में, क्या कहते हैं, पैसा टर्नओवर पे कमाया जाता है। जैसे मैं आपको एनिमल ब्रीडिंग समझा रहा था, मैं क्या कह रहा था, किसी के पास 50 गाय हैं, ठीक है, ठीक है, एक ठीक ठाक उसको फार्म हाउस चलाने वाला मानेंगे, 10 गायों से फार्म हाउस नहीं मानेंगे इकोनॉमिकल, क्यों, क्योंकि 10 गायों में से वो मेंटेनेंस में 8 गायों के दूध बिक जाएगा, जिससे पैसा आएगा वो मेंटेनेंस में, 2 गाय के दूध का पैसे से वो परिवार नहीं चला सकता। बस ये है कि ठीक है चल रहा है काम, एटलीस्ट 50 काउ किसी के पास है तो उसको एक अच्छा फार्म हाउस मानेंगे कि हाँ ये इट्स अ गुड स्टार्ट, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा 50-50 का खेल है, फिर 25 गाय के दूध बेचकर वो पूरा अपना खर्चा निकाल लेता है, कॉस्ट, मेंटेनेंस, लेबर, जो भी सब है, सब कुछ खाना, और 25 गाय के दूध का पैसा उसको बच जाता है, जिसको वो कह सकता है कि नाउ इट्स माय लिविंग हुड। मेरी बात आ रही है सबको समझ में, क्योंकि गाय भी कौन सा, एक अच्छी ब्रीड का गिर गाय जो 12 से 14 लीटर दूध पर डे दे रहे हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर दो 50 क्या बोलते हैं 40 से या 50 से, अरे सबको आ रहा है समझ में, और उसको फिर वो मल्टीप्लाई कर देगा पानी से, अरे यस और नो, समझो ना, वैसे करके वो कस्टमर बढ़ा लेगा अपना, ठीक है। सो दैट वाज द सिनेरियो, लेकिन आई डू होप ये चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे आ सकता है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट कहां से स्टार्टअप होते हैं एवरीवन, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कंपैरिजन, किसका क्या रोल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूट्स टू बायोटेक, यही तो हम साबित करेंगे कोर प्रिंसिपल्स क्यों है। फिर टूल्स में इसका क्वेश्चन आ जाए, दीज आर दी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। एंजाइम्स, 5 तरह के एंजाइम्स बताएंगे, उसमें न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियसेस 2 तरह के होते हैं, एक्सो एंड एंडो, एंडो न्यूक्लियस 2 तरह के होते हैं, अनस्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक, तो जो स्पेसिफिक है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो खुद 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब उनमें से बाकी दोनों नहीं, सिर्फ टाइप 2 ही इस्तेमाल होता है। सबको आ रहा है समझ में, पहले से दिमाग में तय हो जाएगा ऐसा पढ़ना है। बाकी वेक्टर्स तो आप समझ ही गए हैं, एनसीईआरटी में एक मेन वेक्टर आर्टिफिशियल के बारे में है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल क्या पढ़ेंगे, 4 तरह के नेचुरल, सबके बारे में प्रॉपर्टीज डायग्राम के साथ। बाकी 5 तरह के आर्टिफिशियल, जिसमें हैक, बैक, यैक, क्योंकि इनका इस्तेमाल किसमें हुआ था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्यों हुआ था, तो वेक्टर्स की कुछ तो प्रॉपर्टीज है, नॉर्मली जो वेक्टर्स थे उनके नहीं, फिर उनके लिए ऐसा डिजाइन किया जिनको ये नाम दिया गया, और उनको बनाया ही क्यों गया, वो क्रोमोसोम वेक्टर क्यों कहते थे उनको, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कुछ तो कारण होगा। सबको आ रही मेरी बात समझ में, आ गया तो आ गया यहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट, हर स्टेप पे क्वेश्चन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सुनने में ऐसा लगता है ऐसा ऐसा है, स्पूलिंग करते हैं ये वो, एनसीईआरटी में जैसा लिखा है, लेकिन नहीं, तरीके से स्टेप वाइज डायग्राम बना के, और ये स्टेप में ये फायदे मिलते हैं, और नहीं करेंगे तो ये नुकसान, यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में क्वेश्चन ओरिएंटेड, जेल इलेक्ट्रोफोसिस, और ये अपने आप में एक टेक्निक है, फिर कौन किस जगह इस्तेमाल करेगा किस, वो एक अलग बात है प्रैक्टिकली, लेकिन यहां तो एक सीक्वेंस में बता दिया गया है ये लाइगेशन, फिर आप ये खुद ही समझ गए हैं। अच्छा यहां पर आप देखेंगे सीक्वेंस में एक चीज मैं मिस कर गया हूं लिखने में, इट्स माय फॉल्ट, कि जो इंट्रोडक्शन होता है, मुझे यहां थोड़ा मेंशन करना था, वेक्टरलेस एंड वेक्टर मीडिएटेड, वेक्टरलेस एंड
कब वेक्टर के साथ एंटर करते हैं और बिना वेक्टर के कब करना पड़ जाता है, ये डिसीजन कब और क्यों लिया जाता है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन वही लैंग्वेज समझ लेना पड़ेगा उस बात को। तो दीज आर दी क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट। और सबसे ज्यादा नॉलेज क्लाउड के अंदर जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन है हाउ टू जज एंड स्क्रीन आउट दी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम एंड देन अमंग ट्रांसफॉर्मेंट्स रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये है हमारा टारगेट जीएमओ। क्या है? ये नहीं है। इन सबको जब हटा देंगे तभी तो स्मॉल स्केल अप में हमारे पैरामीटर्स अच्छे से तय हो पाएंगे कि जितना उसको इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट, क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन से बच जाएगा ना बाकियों से। नहीं तो फालतू में वो फीडर में, मतलब बायोटेक रिएक्टर के अंदर जो फीडर, मतलब जो पूरा फीड मीडियम उसको दिया जाएगा, उसमें ये भी अनवांटेडली ग्रो करके इसको रुकावट देंगे एंड लॉगरिथमिक स्केल जो है वो डाउन होके नीचे फ्लैट हो जाएगा, कुछ समय बाद ही, घंटे भर बाद ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सोचा था कि 1000 लीटर मीडियम से जो है इतने मिलियन एम्पुल्स बनाएंगे, क्योंकि हर एम्पुल में 2 ml पैक के अंदर हमारे अंदर फलाना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे हमारा डोज तैयार होगा। दीज आर दी कैलकुलेशन पार्ट। आ गई मेरी बात समझ में एवरीवन? लेकिन वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो यही तो कंपनी का नुकसान है। तो वो प्यूरिटी यहां से चालू हो जाता है चूज करने में। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट। हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखे, टाइम सिंस अननोन, time since unknown, with the beginning of human civilization. इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखे, time since unknown, with the beginning of human civilization, with the beginning of civilization, human had a natural quest of, time since unknown, with the beginning of human civilization, comma, human had a natural quest of exploring and exploiting. Human had a natural quest, jigyasa, quest of exploring and explore karna, exploring and exploiting the various natural resources in near vicinity. I repeat the complete sentence once again. Time since unknown, with the beginning of human civilization. हमें नहीं पता एक्चुअल कब स्टार्ट हुआ होगा, जब भी हुआ होगा मान के चलिए, तो क्या रहा होगा इंसान का, आज हमारे नेचर एंड टेंडेंसी को देखते वो उस समय भी रहा होगा, थोड़ा कम ज्यादा। तो ह्यूमन हैड बीन ऑलवेज विद अ नेचुरल क्वेस्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड exploiting the various natural resources in near vicinity to discover new and new food resources, to meet the ever increasing population size. To meet the need of ever increasing population size. सही बात है. To discover new and new food resources for meeting the ever increasing population, demand of ever increasing population size. Because the basic survival value is food and shelter. Because the basic survival value is food and shelter.
देखो इस बात को थोड़ा सा इस तरह से पुटअप कर रहे हैं कि ठीक है, बायोटेक और उसका सिग्निफिकेंस तभी समझ में आएगा कि उसने ऐसा क्या ट्रांजिशन, क्या बदलाव ला दिया जिस पर हम इतना एंचैंट हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और मतलब अपने उस कह सकते हैं जो भी हमने उसका एडवांटेज पाया उस पर हम इतना दावा कर रहे हैं, क्लेम। द रीजन इज, इंसान तो डे वन से ही उसने कर रहा होगा, हमेशा से उसका एक नेचुरल क्वेस्ट रहा कि अपने आसपास नहीं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन साइज तो बड़ा होगा। और सबसे पहली बात है, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में सबसे बड़ा चेंज जो शरीर में आया है वो है क्रेनियल कैपेसिटी का। जैसे जैसे सोच समझ, विजडम बोलते ना, थॉट ऑफ विजडम, अच्छी सोच समझ, बेहतर जिंदगी जीने का एक जो क्या बोलते सोच है, थॉट ऑफ विजडम डेवलप हुआ, तो उसकी पहचान क्या रही होगी कि नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ जैसे हुआ, तो अपने आसपास सारे जो रिसोर्सेस, एनिमल रिसोर्सेस देख ही लिए, एनिमल ब्रीडिंग, टाइम सिंस अननोन सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल डॉग ही रहा होगा। हॉर्स, उस समय के दूसरे जानवर जिनको टेम किया जा सकता, एकदम जो फेरोशियस और वाइल्ड फीचर्स के उन एनिमल्स से नाता ही नहीं पड़ा, और पड़ा भी तो हंटिंग करना पड़ा उनका। हाँ, जिनके साथ कंड्यूसिव होकर इंसान ने उसको अपने साथ रखने की उसने कोशिश की होगी। तो ऐसे तो बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन समय के साथ सिनेरियो चेंज भी हो गया। दुनिया भर में हर जगह एक ही तरह के एनिमल्स नहीं है, जहां जिस तरह के उन्हीं को टेम किया गया, उनसे ही जिस अलग अलग तरह के प्रोडक्शंस करते हुए एक्सप्लॉइट करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते गए, क्योंकि सबसे खाने के लिए सब कुछ मिले जरूरी नहीं है। तो सारे कल्चर्स में आपने यही देखा, सिल्क और लैक कल्चर से प्रोडक्ट तो मिल रहा है, बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू, आज मार्केट वैल्यू है, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड है, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं और बिजनेस उससे ही होता है। भाई लोग सिल्क की कदर करते हैं, इसलिए सिल्क की वैल्यू है। छोड़ दे कदर करना, थोड़ी देर के लिए सोचो ना आप, लेट अस बिकम ऑर्थोडॉक्स। पर्ल 95% चूना है, तो लोग बेवकूफ हैं, प्यार मोहब्बत में लाखों रुपए का चूना खरीद के देते हैं अपने बिलोवेड को। कैसा लगेगा? केमिस्ट तो ऐसे डिफाइन करेगा ना। अरे एक मोती को लेके उसकी केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे तो 5% ही कॉन्कुलिन प्रोटीन होता है, बाकी तो पूरा वो कैल्शियम सॉल्ट उसमें पूरा हुई, मतलब तो फिर किस बात का दावा? मतलब उससे जो ऑर्नामेंट्स और जिस तरह की ज्वेलरीज बनते हैं, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो, लाखों का करोड़ों का इंडस्ट्री है, लोग खरीदते भी हैं, पागल हो जा रहे हैं, ओ दिस ज्वेलरी पहन पहन के खुद ही पागल की तरह घूम रहे। नहीं मतलब मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मतलब ये। तो किसी आप किसी से पूछोगे उसके लिए क्या वैल्यू है, केमिस्ट के लिए गोल्ड, भाई पूरी दुनिया गोल्ड गोल्ड गोल्ड, मतलब क्या? इट्स मेंडलीव टेबल के अकॉर्डिंगली एलिमेंट है। एम आई राइट और नॉट? जहां वर्ल्ड बैंक ने घोषित कर दिया कि नाउ द करेंसी डिमोनेटाइजेशन विल बी नॉट डिसाइडेड बाय द गोल्ड कंटेंट ऑफ द कंट्री, खत्म हो जाएगा, लोग सोना ऐसे बाहर फेंकेंगे, अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अरे आ रहा है ना समझ में कोई भी फिर तो वो केमिस्ट का मेंडलीव टेबल का गोल्ड और घर में रखा गोल्ड बात बराबर हो गया। तो हर चीज का एक लॉजिक है, मतलब आप ऐसे समझे उसको। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जिस बायोटेक को पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक साइंस की तरह, इंडस्ट्री की तरह, इट्स अ यंग साइंस। कुछ समय पहले हार्डली, इट हैज नॉट क्रॉस्ड इट्स सेंचुरी ऑल्सो, 70 साल पुराना। इंडिया में 1978 में लॉन्च हुआ बायोटेक इंडस्ट्री बाय द इंडियन बायोटेक क्वीन डॉक्टर किरण मजुमदार शाह। शी इज द फर्स्ट लेडी बिहाइंड ओपनिंग अ बायोटेक इंडस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसकी शुरुआत भी लेबोरेटरी अपने घर के गैराज से किया था। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? तो मेरा कहने का मतलब है, 19 इंडिया की बात कर लें, इंडिया उसमें 50 साल और जोड़ दो, 50 साल पहले चालू हो गया, इंडिया में वो चालू होते होते 50 ईयर्स लग गए होंगे। देखा जाए पूरा एक सेंचुरी भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर हम आज बायोटेक क्या पढ़ रहे हैं? तो बायोटेक की शुरुआत अननोइंगली उसी समय हो चुका था। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कि सही बात है, पहले इंसान ने होश संभालते सी, समझदारी, विजडम आते सी, क्रेनियल का उसने सबसे पहले तय कर लिया कि दूसरी एम्यूनिटीज बाद में, सुख सुविधा है, पहले जिंदा रहने के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, फूड एंड शेल्टर, वो कैसे हासिल करें नए नए तरीके से बेहतर, क्योंकि साइज तो बढ़ना ही है, पॉपुलेशन साइज सबको चाहिए ही है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, दस बायोटेक बिगन इन फॉर्म ऑफ फूड साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम among human beings. Thus, biotech began in form of food science. Thus, biotech began in form of food science among human beings. आज हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये वो सब साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। क्या पहले नहीं होता था प्रिजर्वेशन? बिल्कुल होता था।
ठंड इलाकों में सब अपने हर्ड्स ऑफ कैटल्स को लेकर गांव से निकल गए, पता है पूरी 4-5 घर के अलग अलग मेंबर्स अपने अपने 10-10 भी लेंगे तो 50-20 गाय ऐसे ही हो जाएंगे, या कोई भी जो वहां का लोकल फ्लॉक है, लाइफ स्टॉक जो भी वहां का है, उनको लेके निकल गए, याक है, शीप है। मेरी बात आ रही सबको समझ में? हफ्ते भर का सूखा खाना अपने साथ, क्योंकि वही कैरी होगा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? बोल दिया एक हफ्ते बाद आएंगे, क्यों? सबको चढ़ते चढ़ते वो गांव से दूर पहाड़ियों में चले जाते हैं, वहां बीच बीच में हर 6 घंटे घूमने के बाद फिर रुक के रेस्ट कर लिया, ध्यान रख लिया। इस दौरान जिनसे भी मिल्क मिलेगा साथ में अर्थन पॉट्स भी ले जाते हैं, वहीं इकट्ठा किया, बर्फ को खोदा, रख दिया, बर्फ से ढक के चले गए। क्यों? क्योंकि हफ्ते भर के बाद जब लौटते हुए नीचे उतरेंगे वापस गांव की तरफ, फिर वो उनको पोजीशंस बने हुए हैं। बोले सर कोई चोरी कर गया, कोई, तो ऐसा थोड़ी कि हर कुछ चोरी हो जाएगा, 2-4 खराब भी हो गए, मतलब डिस्टर्ब बाय एनीवन, कोई चुरा के ले गया। ऐसे तो बहुत सारे अर्दन पॉट्स है, लेकिन उस समय ये सब चीजें होने के चांसेस कम थे। आज की दुनिया थोड़ी है जहां दूसरे का माल देखा तुरंत अरे आया समझ में, कि कुछ भी ऐसा देखा कि अरे रखा हुआ है, तो वो बात है, जो उस समय वो प्रैक्टिसेस वैसी थे, तो वापस उतरते हुए फिर से उनको डग आउट करके, और वो मिल्क खराब नहीं होता था, नेचुरल टेम्परेचर पे बिल्कुल प्रिजर्व रहता था। आ रही मेरी बात समझ में? तो मैं दूसरे सारे शॉर्टकमिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, आज क्यों संभव नहीं है? सबसे पहले आज का टेम्परेचर वैसा नहीं है, उन्हीं ग्लेशियर और उन रीजन्स में वैसा टेम्परेचर अब नहीं है, वहां अदर मैनुअल एक्टिविटीज चालू हो गए, पहले जैसा जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसा सीरीन एनवायरनमेंट नहीं है कि ऐसा छोड़ के जा सकते हैं, लोगों का आना जाना चलता है, सब पता नहीं कौन डिस्टर्ब क्या कर दे। बट साइज, पॉपुलेशन साइज बड़ा है, आज भी मिल्क चाहिए, उस समय भी चाहिए था, सबको आ रहा है समझ में? तो वो जो प्रैक्टिस था वो ट्रेडिशनल था, कैसा था? लेकिन आज कैसे हो रहे हैं वो प्रैक्टिसेस? आज भी तो मिल्क मिल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आप मतलब ऐसे सोचे कि क्या हम कंपेयर करने जा रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, मोर ओवर बायोटेक इज a completely multidisciplinary and multifaceted subject. Moreover, biotech is completely a multifaceted and multidisciplinary subject. So this presentation mere gives the whole scene and the scenario of present biotech industry. Ki it invites people from different fields depending upon the aim of the project. तो है ना, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ रिवील्स शब्द को अगर हम बाइफर्केट करके देखें उसका, तो बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी में टेक्निक्स इन्वॉल्व होना, और टेक्निक्स तो किसी भी साइंस ऑफ इंजीनियरिंग से आ सकता है, तो वॉट एवर सो। लेकिन जहां तक हम इन 4 ब्रांचेस को तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि दीज आर दी शोकेस ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, क्या लिविंग बींग्स को डील करना एट देयर एनी स्टेट विद देयर केमिस्ट्री, विद देयर बेसिक हैबिटेट, लाइफ साइंसेस, फिजियोलॉजी, उसमें सब एनिमल्स, प्लांट्स आ जाते हैं, उनकी बॉडी फिजियोलॉजी, काम करने का तरीके का नॉलेज, biochemistry and microbiology. But what about mathematics? So I have discussed about calibrations. सब है अपनी जगह, लेकिन उनको कुछ तरीके से प्रोसेस करना, पैरामीटर्स तय करना, तो मैथमेटिकल एक्सपर्ट्स टोपोग्राफिकल साइंस कहते हैं, है ना, और बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो मैथमेटिशियंस प्लान आउट दोस कैलकुलेशंस,
इंजीनियरिंग डेफिनेटली किसी को भी डील करना है, डिवाइसेस और अलग अलग तरह के गैजेट्स बनने हैं, तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल, अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग साइंस डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और फाइनली एक हद के बाद कुछ चीजों को मैनुअली डील नहीं किया जा सकता, तो वो प्रोसेस चलता रहे, सुपरवाइज भी रहे, तो उस ऑटोमेशन को कौन देगा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बाय विच इंडस्ट्री? कंप्यूटर साइंस। बोले सर यहां तक भी ये तो सब साइंस है कहीं ना कहीं। व्हाट अबाउट लॉ? हाउ लॉ कम्स टू प्ले द रोल? डेफिनेटली, क्योंकि जब भी कोई काम होता है उससे जुड़े हुए कुछ विवाद, मतलब इश्यूज अराइज होते हैं, अच्छा बुरा, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों चीजों को ही एड्रेस करना एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है हु इज द पर्सन नोइंग द कंप्लीट बिहाइंड स्क्रीन स्टोरी ऑफ द रिसर्च एंड प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। और कल अगर उससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज, क्योंकि डेफिनेटली ऑपोजिंग फैक्टर्स हमेशा रहते ही हैं, किसी ने दावा कर दिया कि ये तो मेरा चुराया हुआ पूरा प्रोसेस है या फलाना ये है, तो हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंपनी? या उससे जुड़ा हुआ कोई हैजार्ड जो कि कंपनी खुद नहीं जानता हो रहा है, मतलब मान के चलिए जानता है नहीं जानता है उस पर नहीं कहे, मान के चलिए वो दावा करता है कि नो बायो हैजार्ड, और किसी ने पिटीशन दायर कर दिया कि नहीं, किसकी ये दिक्कतें हैं, आई हैव सम इश्यूज। भाई अलग अलग तरह के ह्यूमन राइट एक्ट्स, एनिमल राइट एक्ट्स, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं, तो उनको कौन एड्रेस करेगा? सो देयर शुड बी अ लीगल एडवाइजर, a person from the industry who will address all such situation at the court through the constitutional laws. तो हर बायोटेक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अलग अलग लोगों को जोड़ा जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट कि उसमें क्या क्या शिकायतें दिक्कतें आ सकती हैं। सो एंड दैट्स मेक्स बायोटेक रियली अ कंप्लीटली टाइप ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी। किसी को कोई डाउट? ये तो अलग अलग इंडस्ट्री से इनपुट लेना और सब कुछ लेने के बाद आज बायोटेक इंडस्ट्री कौन कौन सी फील्ड, एक्चुअली यही सेकंड चैप्टर है जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उससे ही मैं साबित करूंगा सेकंड चैप्टर में। तो बस एक लिखने के लिए हो जाए, फील्ड्स ऑफ बायोटेक। एग्री बायोटेक एनसीईआरटी में तो सिर्फ 3 चीजें डिस्कस्ड है जो मैं सबसे पहले, इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा, हेल्थ बायोटेक, एग्री बायोटेक और इंडस्ट्रियल बायोटेक, जिसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ऐसे सुपर जाइंट एनिमल्स जिनको एक रिसर्च मॉडल की तरह उनको डेवलप करके कैसे आज बेनिफिट्स लिए जाते हैं, चैप्टर के आखिरी में यही डिस्कस्ड है ना। ट्रांसजेनिक काउ, रोजी, ऐसे और भी जो भी ट्रांसजेनिक्स रहे हैं जिनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया है ना। एक लिस्ट जीके बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आ गया, मेन तो ये है एग्री बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। अब हेल्थ में कैजुअली वही 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस्ड है, जीन थेरेपी, इंसुलिन प्रोडक्शन। लेकिन इसके अलावा हम इंटरनेशनल मार्केट में आज ऐसे 12 प्रोडक्ट्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट की तरह अवेलेबल है और उनको किस लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बस एक मैच द कॉलम से आ जाए तो यू शुड एबल टू टिक आउट कि क्या सही और क्या गलत है, बताएंगे वहां एग्जांपल्स में। रेस्ट सबसे ज्यादा डिटेल इस हिस्से से एग्जांपल्स हैं, तो 4 कैटेगरी में वो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। चैप्टर 2 नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, अलग अलग फील्ड में। लेकिन इफ यू गो क्रॉस थ्रू लास्ट 15 years पेपर, तो you will come with some examples from environmental science also. Environmental biotech, और जिसको मैं यहाँ फूड बायोटेक लिख रहा हूँ, एक्चुअली पूरा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। ये आ रहा है समझ में एवरीवन? जैसे हेल्थ सेक्टर में साइक्लोस्पोरिन ए और ट्रैकोलिमस, ये तो मैं 2 एग्जांपल्स मेरे इम्यूनिटी की शीट में लिखे हुए हैं कि आज उन स्ट्रेन्स को डेवलप करके उनसे वो प्रोडक्ट लिया जा रहा है एंड यूज एज एन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। आया समझ में? फूड इंडस्ट्री, फूड बायोटेक, भाई दही पहले भी बन रहा था, दही घर में भी बनता है, एंड ऑल अदर सच टाइप्स ऑफ फूडिंग्स, इडली डोसा सांभर। आज बैटर्स पैक आ रहे हैं ना, लोगों को समय नहीं है कि वो उसको बैटर को तैयार करने के लिए तैयार मतलब समय निकाले, तो दे आर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री की तैयार बैटर।
आज तो लोगों के पास अदरक पीसने का भी समय नहीं है। पहले सिलवट्टा गायब हुआ, मिक्सर था, बोलता मिक्सर भी कौन चला है ना। भाई टुवर्ड्स होम आ रहे हैं, गए किराने शॉप में, ग्रोसरी शॉप में, ऑर्डर कर दिया कि जिंजर पेस्ट दे दीजिए, फलाना पेस्ट, ये सबके पैक्ट्स आ रहे हैं, यस और नो। व्हाट इज दैट? दैट इज फूड इंडस्ट्री। अब आया समझ में सबको, नथिंग एल्स। किसी को कोई डाउट? अब इसमें 6-7 पॉइंट्स जो मैं लिखवाऊंगा, दोज आर क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स। The next topic in sequel of the synopsis is before moving ahead, what is old biotech and traditional science, and how modern biotech has surpassed it. Okay, so the very first point is, it is the kitchen technology. It is the kitchen technology. जबकि इधर लिखेंगे it is the 21st century science. It is the kitchen technology. जबकि इस तरफ लिखेंगे it is the science of 21st century. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रेडिशनल साइंस, जबकि दूसरी तरफ लिखेंगे इट्स अ हाइब्रिड साइंस. ओल्ड बायोटेक में आपने लिखा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दैट इज इट्स अ ट्रेडिशनल साइंस. दूसरी तरफ आपने लिखा इट इज अ हाइब्रिड साइंस. इट इज अ हाइब्रिड साइंस. Next point, it is based on recombination. It is based on recombination oblique crossing over of gene pool. ओल्ड साइंस, ओल्ड बायोटेक जो है ट्रेडिशनल साइंस का तीसरा पॉइंट क्या होगा? इट इज बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन ऑब्लिक क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन पूल. नेक्स्ट दूसरी तरफ क्या लिखेंगे मॉडर्न में? इट इज बेस्ड ऑन जीन मैनिपुलेशन. इट इज बेस्ड ऑन जीन मैनिपुलेशन. तो अगला फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे कि अभी अभी जो आपने लिखा रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ऑफ जीन पूल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द साइंस इज बेस्ड ऑन different breeding techniques using sexual reproduction. The science is based on different breeding techniques using sexual reproduction. तो एनिमल ब्रीडिंग जो चैप्टर स्ट्रेटेजी, उसमें ब्रीड्स की सुधार, वाइटल विगर और जिस ईल्ड की मैं बात कर रहा था, सही बात है. उसमें whoever the person who are involved in such type of livelihood, अपनी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस के साथ, तो वो अपने प्लांट्स की नस्ल सुधारना चाहे तो हाइब्रिड सीड जो भी ला रहे हैं, वो उसके पीछे लॉजिक यही है. तो उसके लिए वो नेचर की प्रोसेस पे डिपेंड है. खुद अपने हस्तक्षेप मैनिपुलेशन से थोड़ी कुछ कर सकते हैं. अभी मैं इसको साबित करूंगा इन बातों को. जो कि आज मॉडर्न बायोटेक अवेलेबल करता है, वो हमें देता है, वो मतलब करने का प्रोसेस एबिलिटी. तो पॉइंट टू बी नोटेड, रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई? दो पेरेंट्स
अपने जीन पूल में रीशफलिंग करके, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, जिसको जेनेटिक्स समझाता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड, तो कहना है मतलब है पास करता है, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, गैमेट यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट, फिर वो रिकम्बाइन तो होते हैं, पहले रिशफल होते हैं फिर रिकम्बाइन होते हैं। अब अच्छे बुरे में हो, हेट्रो है, वो जो भी है, उसके जीन इंटरेक्शन क्या पढ़ते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स में, देयर आर वेरियस जीन इंटरेक्शन एंड देयर आउटकम, कि होना क्या था और हो क्या गया, क्योंकि हम मेंडलिज्म को माने तो यही आना था। मतलब अचानक एक वास्ट साइंस अपने आप में क्लासिकली चालू हो जाता है, साइंस ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन, ऑल दैट उस पर ही तो बेस्ड है ये पूरा, ब्रीडिंग टेक्निक्स, चाहे प्लांट का करे चाहे एनिमल का करे, यूजिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि दूसरी तरफ मॉडर्न बायोटेक में क्या लिखोगे, है ना, यूजेस द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिस जीन मैनिपुलेशन की हम बात कर रहे हैं वो कैसे संभव हुआ, चैप्टर में साबित करेंगे ना, कोर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, यूजेस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, उस तरफ लिखोगे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर। ओल्ड बायोटेक में ट्रेडिशन, सही बात है ना, जो सुपीरियर नस्ल आता है, मतलब ऑस्प्रिंग, उसको मान के चलते हैं कि 60-70% अच्छे जीन्स आए हैं उसके अंदर जो कि हमें चाहिए थे, बाकी अनवांटेड जीन्स क्या आया नहीं आया वो बाद में देखा जाएगा। तो बोलने का क्या तरीका है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस साइंस इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर, क्योंकि वो जो ब्रीडिंग करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं जो भी, ये तो हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन ही तो कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन नेचर कराता है हाइब्रिडाइजेशन, लैब में हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। फिर तो आपने कहा, आपने ऐसा लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ द साइंस इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर, जबकि इधर क्या लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ दिस साइंस इज जीएमओ। द प्रोडक्ट ऑफ दिस साइंस इज, मतलब ये साइंस क्या कह रहा है, आप तो कोई भी प्रॉब्लम लाओ, हम उसका सॉल्यूशन एक जीएमओ की तरह बनाएंगे, और फिर वो मनचाहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ डिजायर, नीड, डिमांड, वो देगा। बिल्कुल आ रहा है सबको समझ में, एवरीवन। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, द साइंस इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सही बात है, उसकी जो पोटेंशियल है उसी पे ही थोड़ा बहुत हम वो फेरबदल कर सकते हैं बाय ब्रीडिंग, बाकी नहीं तो जो उसका पोटेंशियल है उतना ही, बाकी हमारे चाहने से कोई एनहेंसमेंट नहीं आ जाएगा ज्यादा। कैप्टिविटी करा के एक सुपीरियर मेल फीमेल आपने चूज करके ब्रीडिंग सीजन में उनके हीट पीरियड सब करा दिया, मान लिया, लेकिन दिक्कत यह है कि जो नेक्स्ट जनरेशन उसका आया होगा उसमें अच्छे कैरेक्टर्स तो आए होंगे, मोरलेस 60-40 के कंपैरिजन, कि पेरेंट्स के अच्छे कैरेक्टर्स 60% आए, साथ में अनडिजायर, अब वो जो अनडिजायरेबल है उनमें से कौन सा ऐसा रिसेसिव, ये कौन सा ऐसा जीन है, पता नहीं भविष्य में क्या ट्रेट एक्सप्रेस कर दे कि सारी अच्छाइयां खत्म हो जाएंगी। अरे यस और नो, बीमार पड़ जाएगा, कुछ समय बाद उसके स्ट्रेंथ में कमी आ रही है ना, तो थोड़ा सा यंग था तब तक तो उससे बीस्ट ऑफ बर्डन काम लिया, फिर सोचा कि थोड़ा और मैच्योर हो जाए और सब कुछ हो जाए तो उससे ब्रीडिंग करके अगला जनरेशन अच्छा सुधर जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बुल बीमार पड़ गया, उसको जेनेटिक किसी बीमारी ने पकड़ लिया। अरे आया समझ में, तो अचानक से शरीर कोलैप्स कर गया, 2 महीने में डेथ हो गई, तो पैसा भी गया, समय गया, उसके अच्छे जीन्स चले गए, मतलब ऐसा समझो ना, लॉस कहाँ हो रहा है नेचर में। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है कि वी विल नॉट वेट फॉर ऑल दिस, हमें तो एक बार हमारा डिजायर्ड सेगमेंट मिल जाए, डीएनए लाइब्रेरी बना के, फोटोकॉपी मशीन तो है ही सबके पास, पीसीआर, अरे कुछ आ रहा है समझ में, आगे यही तो जस्टिफिकेशंस हैं। दिस इज मॉडर्न बायोटेक। तो भले ही ये नेचर के विरुद्ध है और बाकी सारे इश्यूज चैप्टर के आखिरी में देख लेंगे, पायरेसी, पेटेंट, एथिक्स, एंड बाय ऑल दिस टेक्निक मैन जस्ट कम वन टू नेक्स्ट टू गॉड। तो कुछ लोग तो यही है भाई, जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, वो तो आए दिन यूएन को, फलाने को, यूनेस्को को यही चिट्ठी लिख के भेजते हैं, ह्यूमन क्लोन ना बने, ऐसा ना हो, भगवान के बराबर ना बने, दीज आर द इश्यूज। और कौन जाने, हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। भाई डीएनए वर्क क्या है, रिसर्च वर्क जब चलता है तो ओनली दी प्रोग्रामर्स नो कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द रिसर्च। और रिसर्च वर्ल्ड में ऐसे ही चलता है कि दिखाने का रिसर्च कुछ और होता कुछ और है। तो बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं, फिर वही है देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें, बायो टेररिज्म भविष्य में क्या है,
समय समय पे केमिकल और दूसरे वॉर्स ऐसे किए भी गए, लेकिन आज से कुछ सही साल बाद, कुछ सालों बाद जब भी होगा होगा, किसी ने भी एक ने चालू कर दिया तो वर्ल्ड विल विटनेस दैट मैसेकर। उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया तो गिरा ही दिया ना। आजकल तो सब एक दूसरे को बस धमकी देते रहते हैं, बस अभी गिरा देंगे, आज ही हम तैयारी कर रहे हैं, है ना। एक कोई भी बॉम्ब थोड़ा सा उड़ा भी देते हैं ऊपर से, एक कंट्री दूसरे के ऊपर से। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियो भी जुड़े हुए हैं किसी रिसर्च वर्क से। तो फाइनली अभी अभी आपने लिखा कि द साइंस इज बेस्ड ऑन द नेचुरल पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जबकि यहां पर लिखेंगे कि इधर आपस में बात नहीं करो। तो इस तरफ आप ऐसे लिखेंगे कि द साइंस हेल्प टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड, द साइंस हेल्प्स टू एंटर डिजायर्ड ट्रेट्स। नेचुरल पोटेंशियल पर बेस्ड नहीं है, जो ट्रेट हम चाहेंगे वो उसमें आएगा। द साइंस हेल्प टू एंटर द डिजायर्ड ट्रेट इन द ऑर्गेनिज्म। तो अगर पोटेंशियल पे बेस्ड है उनके, तो नेक्स्ट पॉइंट आपने ऐसा लिखा कि नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, जबकि दूसरी तरफ लिखोगे ओपन फ्लड गेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इस साइंस ने क्या कर दिया है, मतलब एक संभावनाओं की बाढ़ हमारे सामने रख दिया है, फिर वो हमें प्लग करना है, चुनना है कि क्या हम करना चाहें और नहीं करना चाहें। तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, जबकि इस तरफ आपने लिखा द साइंस हैज ओपन्ड फ्लड गेट्स ऑफ, हैज ओपन्ड फ्लड गेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट डबल एस्टिक साइन बना के लिखिएगा कि ये जो इतने सारे कंपैरेटिव बात है, जिसमें अचानक से मॉडर्न साइंस के सामने ट्रेडिशनल साइंस डार्फ बौना साबित हो रहा है। बोलने का एक तरीका की बात में, मतलब यहां तो इंसान जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है, क्योंकि वहां नेचर की ही सारी एबिलिटीज पर बेस्ड होके बस इंसानी देख रेख में थोड़ा बहुत हो रहा था, और जितना एनहांसमेंट मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो काम चल रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सब कुछ इंसान के हाथ में। मैनिपुलेशन वर्ड का मतलब ही है जैसा हम चाहेंगे कर सकते हैं। तो ये चीज हासिल कैसे हुआ हमें, that what we are going to establish in tools and techniques, कि thanks to the discovery of different tools and techniques, जिन्होंने इस लेवल तक जाकर पेनिट्रेट करके भेद कर हम ऑर्गेनिज्म के उस मास्टर मॉलिक्यूल को हैंडल करना सीख लिया। मास्टर दैट इज नथिंग बट केमिकल सीक्वेंस कॉल्ड डीएनए। तो यहां पर क्या हो रहा था, स्पीसीज बैरियर क्या हो रहा था यहां पर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है इवोल्यूशन के टर्म्स में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन एग्जिबिट करे। क्या एग्जिबिट करे, टू मेंबर्स कैन रिप्रोड्यूस टुगेदर व्हेन दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज, क्योंकि उनके शरीर की मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ब्रीड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पीसीज एक होना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? तो लेबोरेटरी में किया गया इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूल और हिन्नी और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइगर लाइगियन, मतलब जो हम कहते हैं बिटवीन लायन एंड टाइगर, टाइगर एंड लायन, मतलब मेल फीमेल लेके, दैट सब मैनुअल एक्ट, नेचर में थोड़ी होगा। क्योंकि चैप्टर रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब एक फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन होता है जो स्पीसीज बैरियर को बनाए रखता है, जो कि यहां होगा। तो कोई भी अच्छा या बुरे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्पीसीज में ही फ्लोट करेगा। किस में फ्लो करेगा, पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, उससे बाहर नहीं जा सकता, यहां स्पीसीज बैरियर है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट, क्यों मैंने डबल एस्टेरिक साइन, बायोटेक में यही तो देखोगे, प्लांट का जीनोम बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का प्लांट में, एनिमल्स का बैक्टीरिया में। क्या बैक्टीरिया को इंसुलिन हार्मोन चाहिए क्या, लेकिन बन रहा है ना, बना रहा है साहब। जो बना रहा है इकोलाई स्ट्रेन, वो कहां बना रहा है, नेचर में थोड़ी, कन्फाइंड लेबोरेटरी कंडीशंस में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल बड़े बड़े इंडस्ट्री में। ऐसा इंसुलिन बनाने वाला बैक्टीरिया को बाहर छोड़ देंगे इकोसिस्टम में तो उसका बिहेवियर अननोन है, क्योंकि उसको बनाकर भी वो खुद यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह मीडियम में बाहर फेंक देता है वो। हम यही तो चाहते हैं, क्योंकि फिर केमिकल इंजीनियरिंग से प्यूरिटी के साथ उस इंसुलिन प्रोडक्ट को हम अचीव कर लेंगे सफाई करके, और फिर उसको मैच्योर फॉर्म में दोनों सेगमेंट को जोड़ के हमारा सस्पेंशन तैयार।
दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि अब आप बेसिक साइंस पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, एंजाइम्स का क्या नेचर होता है, दे आर हीट सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव, पीएच सेंसिटिव। तो उसकी पैकिंग कैसे होनी चाहिए, उसके अंदर कंजर्वेटिव्स प्रिजर्वेटिव्स का जो सस्पेंशन होगा वो कैसा होना चाहिए। तो जो प्रोग्रामर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसने पहली बार चालू किया होगा और आज भी इंडस्ट्री में हर दिन हर बैच तैयार करते समय, अब व्हाट आर दी शॉर्टकमिंग्स। कंपनी तो बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ वेल केस्ड क्या बोलते हैं उसके अंदर भेजेंगे, रेफ्रिजरेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या बोलते हैं आइस बैग्स के अंदर, ऐसे थर्माकोल बॉक्स के अंदर से स्टॉकिस्ट तक, स्टॉकिस्ट भी बढ़िया मैनेज कर रहा है, मतलब बिल्कुल जो टेम्परेचर लिखा है पीछे कि इट शुड बी लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, शेड है ना, सनशाइन एक्सपोजर, ऐसा लिखा रहता है पीछे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन पता है अल्टीमेटली क्या होगा आम आदमी के हाथ तक जाने तक। स्टॉकिस्ट के यहां से खरीदते हुए रिटेलर के वहां तक जाते जाते जो मार्केटिंग एजेंट होगा, वो कौन सा पीएचडी होल्डर होगा और वो बिल्कुल नहीं नहीं दिस इज दिस एंड दैट सैंपल आई शुड कीप इन, ऐसा नहीं है। इंडिया है यहाँ पर, वो तो उसने 5 दुकानों का उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि रोज सुबह 12 बजे निकलेंगे, 10 बजे 11 बजे तो दवा बाजार खुलता है, होलसेल मार्केट, तो अपने 9 बजे 10 बजे निकल के सबसे लिस्ट लेके निकलता है और शाम के 7-8 बजे तक फिर पहुंचेगा। तो 8 घंटे मान के चलिए, या तो अक्ल कि भैया आखिरी में ये प्रोडक्ट उठा लेंगे तब तक कंजर्व तो रहेगा। कुछ लोग, सबके अपने अपने एथिक्स हैं, कुछ लोग है ना अगर थोड़े समझदार पढ़े लिखे हैं, नहीं तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे ही बस काम आ गया है प्रोडक्ट उठा के लाना, पहले ही जाके उठा लाए। 6 घंटे से वो बैग के अंदर है ना, एवरेज 25 प्लस डिग्री, ज्यादा ही 30 प्लस ही है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 20 बाहर वो घूम रहा है। अब बताओ तुम्हारी किताबी नॉलेज और प्रोटोकॉल कहाँ गया, तो उसकी एफिशिएंसी कम नहीं हुई होगी, कुछ नहीं हो, बट हु इज गोइंग टू टेक दैट चांस। लेकिन मार्केट से कोई बैड रिपोर्ट नहीं आता कि इंसुलिन लगा रहे हैं सर काम ही नहीं कर रहा, ग्लूकोज तो बढ़ा ही हुआ है। अरे आ रहा है सबको समझ में। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि उसको ऐसे पैकेजिंग देना कि इन केस कुछ लूप होल्स भी जनरेट हुए, ये जो उसने 6-7 घंटे एक्सपोज किया टेम्परेचर में, और उसके बाद भी जहां जाके दिया पता चला वो काउंटर थोड़ा बिजी काउंटर है, सामान रख दिया, अब वो जब सब निपटेंगे खाली स्पेयर टाइम में तो सामान मिला के ही रखेंगे ना, ऐसा थोड़ी कह रहे इंसुलिन का डब्बा रख दे फ्रिज में, नहीं, ये गलती नहीं करेंगे वो। इसको तो है ना, क्योंकि उसमें से एक भी रख के उसका जो वर्कर है, देयर आर मेनी शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंडस्ट्री, कि भैया वो तो आपने बोला था रख दिया, एक बिक भी गया, पता चला बेचा नहीं तो उसने खुद ही रख लिया, इसलिए माल मिला के रखेंगे तो 2 घंटे से और वहीं खा रहा है बाहर का टेम्परेचर, लेकिन खराब नहीं होता। द रीजन इज इट इज वेल प्रिजर्व विद सच प्रिजर्वेटिव जो उसकी डीनेचुरेशन को रोके। किसको रोके? तो इसलिए इतना आसान नहीं है। द इंडस्ट्री डिमांड स्किल्ड पर्सन, और बहुत ही टेक्निकली काम होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसका संबंध पैसे से। जहां नुकसान होगा और कुछ हुआ, पता चला वो किसी में ने भी दावा कर दिया, देखिए सर पिछले 15 दिन से इंसुलिन लगाया और ग्लूकोज ये लीजिए सैंपल, किसी ने शिकायत कर दी, सबको आया ना समझ में, कस्टमर ने कर दी, बेचारा रिटेलर बोलेगा अरे मेरी क्या गलती है, मैं भी शिकायत में आपके साथ हो जाता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि और लोगों ने भी किया है, कंपनी पे सीधा वर्कआउट हो जाएगा। तो ऐसे करके लॉस हो जाएगा ना, कि मार्केट से पैसा भी गया और सब गया और गुडविल भी खराब हो गया। तो बायोटेक इंडस्ट्री is completely planned to all available the product with purity and efficiency, और इसके लिए डे 1 से रिसर्च पे हर स्टेप पे प्यूरिटी मेंटेन होती है। अभी अभी आपने आखिरी में जो लिखा स्पीसीज, और यहां पर नहीं है, तो नो, आपने यहां लिखा ना स्पीसीज बैरियर, यहां पर लिखे नो इंटर स्पेसिफिक बैरियर। स्पीसीज तो छोड़िए, आप तो देखिए ना प्रोकैरियोट यूकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन को ही तोड़ दिया बैरियर। नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जीन नेचर ने किसको दिया? सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रुप, एजिटोबैक्टर और राइजोबियम और वो सारे मेंबर्स। अरे यस और नो? चाहिए किसको नाइट्रोजन सबसे ज्यादा? प्लांट्स को। तो नेचर क्या पागल है? किसने ऐसा सेटअप बनाया? दिस इज द इक्विलिब्रियम, इकोसिस्टम और बायोजियोकेमिकल साइकिल में समझाया जाता है ये बातें। लेकिन मैंने आज आपको कौन सा साइंस पढ़ाना चालू किया जो उल्टा चल रहा है? इट इज अ मैन मेड साइंस। अगर नेचर बनाया हुआ साइंस होता तो पहले किताब से लैब में जाता। ये कैसा है? लैब टू बुक्स, मैन मेड साइंस।
अब आ रहा है सबको समझ में? तो कह रहा है ना, irrespective of the natural all obstacles and hurdles, we will come over by any hook or crook and finally obtain our gene of interest, product of interest, what we call. The point to be noted, यहां ऐसा नहीं है, नो इंटरस्पेसिफिक बैरियर. और लास्ट लिखेंगे, both desirable and undesirable genes passes. ओल्ड बायोटेक में क्या हो रहा है? बोथ अनडिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन पासेस, जबकि यहां पर क्या होता है? ओनली डिजायरेबल जीन्स पासेस. तो एक सिंपल फंडामेंटल, वही हमेशा मेरा कहना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट से, कि मॉडर्न बायोटेक हैज एडवांटेजेस ओवर, जिसमें यही लैंग्वेज बुक्स आप उठाएं, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कंपैरिजन में, तो दैट यू कैन जज. तो पैराग्राफ चेंज करके लिखे इस पूरे, द अबव कंपैरिजन सजेस्ट कि बायोटेक इज अ साइंस ऑफ हैंडलिंग जीन विथ विल. The above comparative study suggests that biotech is the science of handling the gene with will. Suggests that biotech is a science of handling the gene with a will. Now give the heading conceptual development of biotech. Conceptual development of biotech. Conceptual development of biotech. इस हेडिंग में सिर्फ इसी बात को प्रूव करना है जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज इस्तेमाल करके बताया गया है ना. तो उसको एक अलग सा टच देते हुए मैं कंप्लीट कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं पूरे डिस्कशन को. देन वी विल कम टू दैट कोर प्रिंसिपल्स, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे मेजर रोल था जीएमओ देना, है ना. लेट मी पुट दैट डिस्कशन बिफोर आई रिसाइट द या नरेट द डिस्कशन ऑन द टॉपिक जो आपने लिखा अभी. थोड़ी देर के लिए सोचो ना, जीएमओ कौन है? हमारे इंटरेस्टेड कैरेक्टर के साथ एक स्पीसीज जो नेचर में नेचुरली कंपोज था, लेकिन उसको चुन के उसके जेनेटिक मटेरियल में ऐसा चेंज लाया कि अब उसके बिहेवियर में कुछ ऐसा बिहेवियर शामिल हो गया जो उसके काम का है नहीं है, उससे मतलब नहीं है, वो हमारे काम का है, क्योंकि अब उसका जो बिहेवियर होगा पूरा हम जैसा चाहेंगे. अब वो नेचर का हिस्सा नहीं रह गया. तो नेचर भी डज नॉट विलिंग टू एस्कॉट इट. नेचर डजंट एस्कॉट दैट अनवांटेड गेस्ट, क्योंकि नेचर थोड़ी कह रहा है, क्योंकि नेचर डू इट वेरी स्टेडीली ग्रेजुअली बाय अ प्रोसेस व्हाट वी लर्न इन अ यूनिट कॉल्ड इवोल्यूशन. जहां डार्विनियन थ्योरी कहता है, या एक बेसिक जो हमारा एस्पेक्ट है, कि हमेशा एनवायरनमेंट पहले चेंज होता है, देन द नेचर गिव्स द स्पीसीज, ऑल स्पीसीज, टू इंटरैक्ट, to perpetuate in that change environment and respond either by migration, suspension, adaptation, conformation, regulation. कोई भी तरीके से तुम अपने अंदर कुछ फीचर डेवलप करो और जो सरवाइव कर गया वो रहेगा, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे. दिस इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ये एक लॉजिक है, और ये समय के साथ धीरे धीरे आए टू मेंटेन द इकोलॉजिकल नेचर. सोच समझ के ये चेंजेस लाता रहता है. लेकिन आज चैप्टर बायोडाइवर्सिटी इसी बात को तो रखता है. उसमें मेन जिस्ट क्या है समझाने का, कि क्या नेचुरल एक्सटिंक्शंस और मास एक्सटिंक्शंस इससे पहले कभी नहीं हुए पृथ्वी पर? हुए. नेचर ने उनको हजारों सालों में कभी एक बार इंट्रोड्यूस किया टू अगेन रिकंस्ट्रक्ट द नेचर इन अ न्यू डायमेंशन. 5 मास एक्सटिंक्शन इससे पहले हो चुके हैं, जिनको हम कह लीजिए इन रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स एस्पेक्ट्स प्रलय कहते हैं. लेकिन वो जो हुए थे हजारों सालों में हुए थे, और नेचर ने अपने ही तरीके से किया, जिसमें उन्होंने सबको मौका भी दिया जिंदा रहने का. कुछ को गायब इसलिए हो जाना चाहिए, तभी तो कुछ नए आ पाएंगे, क्योंकि उनके प्रेजेंस में बड़े बड़े डायनासोर और सब आज रहते तो इंसान थोड़ी आ पाता. तो कुछ तो है, मतलब वो नेचर ने. लेकिन द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन विल बी वेरी हैवी, and it will be not natural, it will completely
एंथ्रोपोजेनिक कैसा होगा, इवल क्वाड्रेट, कुछ याद आया? हर चैप्टर के मैंने कहा ना, देखो कुछ जिस्ट है, जिसने समझ लिया बाकी तो फिर मेमोरी, जितना याद करोगे मेमोरी पावर, ऐसा वैसा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन मेन एक्सप्लेनेटरी जिस्ट एक बार ही समझा जाता है। तो क्या होता है, फाइनल डे रिवीजन में टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाता है, नहीं तो पता चला खुद को ही एहसास नहीं है कि चैप्टर में कहां से शुरू होके क्या एंड करेंगे, क्या सिग्निफिकेंट है, किसको लास्ट में थोड़ा ज्यादा देख के जाना जरूरी है। सबके अपने अपने पोटेंशियल्स है ना, किसी को कुछ चीज बहुत अच्छे से याद रह जाता है एक चैप्टर का, दूसरी चीज याद नहीं है, दूसरे को वो चीज याद है, तीसरा याद नहीं है। ये तो सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, उसमें कौन क्या कर सकता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, एक नजर आप सारे चैप्टर्स को कोरिलेट करो, आपको हमेशा 10% 15% लिंक मिलता रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस जीएमओ को इंसान ने बनाया, अब नेचर उससे हाथ उठा लेता है कि, और खुद साइंटिस्ट कह रहे हैं कि नाउ द बिहेवियर ऑफ द सो कॉल्ड जीएमओ as a product of genetic engineering is unknown in the ecosystem, hence it's our duty, क्योंकि हमने उसको वेलकम किया है हमारे चाहने से, तो नियम भी ये कहता है कि अब उसको हैबिटेशन देना भी हमारा ही काम है। Science of biochemical engineering with mechanics and chemical engineering together put such situation and avails that environment, man-made environment. एनसीईआरटी में लिखा तो हुआ है, एक एम्बियंस कंड्यूसिव, जो उसके लायक हो, जिसमें उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी सारे जो एक्चुअल पोटेंसी सामने निकल के आए, उसके लिए उसको एनवायरनमेंट देना। एंड वी ऑफर इट इन फॉर्म ऑफ अ वेल डिजाइंड फिजिकल मैकेनिकल चैम्बर कॉल्ड बायो रिएक्टर्स, जो उसको एक स्टेराइल कंटामिनेशन फ्री, जैसा कह लो, एम्बियंस एनवायरनमेंट देगा। सबको आया समझ में? तो इसलिए हालांकि बायोटेक एक बहुत ही मल्टीफेसेटेड सब्जेक्ट है, बट द होल बायोटेक इंडस्ट्री इज स्टैंडिंग अप, किस पे खड़ा है? टू कॉर्नरस्टोन, दो खंभों पे। एंड दोज आर द टू कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्योंकि वो जीएमओ देता है, उस जीएमओ को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग देगा, रेस्ट तो बाकी सब उसका हिस्सा बनते हैं प्रोजेक्ट का। मेन ये दो चीजें हैं। सबको आ गई मेरी बात समझ में, एवरीवन? फिलहाल जो हेडिंग आपने लिखा उसका आंसर लिखे, मतलब क्वेश्चन तो आपको पता ही है, चाहे तो वो भी लिखे, नहीं तो मैं आई एम स्टार्टिंग डिक्टेटिंग द आंसर। बिफोर द एडवेंट ऑफ बायोटेक, peoples who were बिफोर द एडवेंट ऑफ, किसके आगमन से पहले? बायोटेक इंडस्ट्री आने से पहले। बिफोर द एडवेंट ऑफ बायोटेक, people who were involved in traditional agriculture and animal husbandry practices for their livelihood. Before the advent of biotech, people involved in traditional practices of agriculture and animal husbandry were based on were based on people involved in practicing traditional science of agriculture and animal husbandry practices for the livelihood, सही बात है, अपना रोजी रोटी के लिए, for the livelihood, were based on various breeding techniques, were based on various breeding techniques to attain following attributes, to attain, क्या हासिल करना? to attain following attributes in their plant and animal varieties, in their plant and animal, to attain following attributes in their plant and animal varieties, वही तीन शब्द, that is vital, vigor and yield. पैराग्राफ चेंज कर लिखे, the above attributes are the net result of
द above attributes आर द नेट रिजल्ट ऑफ, ये कैसे हासिल होगा, नेट रिजल्ट ऑफ, है ना, रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज विच आर ऑफ टू टाइप्स। जो ब्रीडिंग कराते थे उसमें रिप्रोडक्शन पर बेस्ड उनका था ये सारा चीज हासिल करना। The above attributes mentioned are the net result of reproductive abilities which are of two types, hyphen देके asexual and sexual। asexual and sexual लिखा यहां तक। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, asexual reproduction is more common among all microbes। Asexual reproduction is more common in most of the microbes। Asexual mode of reproduction is more common among most of the microbes। Does this mode of reproduction conserve the genetic material and does not allow variations? Most of the microbes are exhibiting what? Asexual mode of reproduction. Moreover, this mode of reproduction conserve the genetic material and does not allow variation and does not allow variations। then फिर ऐसा लिखे then मतलब फिर क्या, then commercially significant microbes। अब मान के चलिए कि कोई ब्रूइंग इंडस्ट्री में है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के जहां पर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, कंपनी है उनकी ट्रेडिशनल साइंस पे। अब वो क्या करे, वो तो अपने ब्रीड में एनहांसमेंट भी नहीं ला सकते। मैं जिस एनहांसमेंट की बात कर रहा हूं, वाइटल विगर, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएगा। रिप्रोडक्शन खुद दो तरह का। आर यू गेटिंग द सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन एवरीवन? सबको आ रहा है लॉजिक समझ में कि मान लिया चलो रिप्रोडक्शन से आएगा, लेकिन रिप्रोडक्शन खुद दो तरह के, एसेक्सुअल एंड। तो अभी हम नेचुरल साइंस की बात कर रहे हैं जहां ऑर्गेनिज्म के पोटेंशियल पे हम आधारित हैं, भले ही हम उनको हाइब्रिड कराने की कोशिश करें, कुछ में तो वो भी नहीं करा सकते क्योंकि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एसेक्सुअली। तो माइक्रोब्स में अगर हम बात कर लें तो चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप जितने भी प्रोडक्ट्स पढ़ोगे, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, एंजाइम्स हासिल करना, ब्रूइंग इंडस्ट्री में अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स अवेलेबल करके विनीगर प्रोडक्शन, ये जो भी, दैट्स ट्रेडिशनल एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक बैक्टीरिया, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, हार्मफुल एंड हेल्पफुल। हार्मफुल में सारे डिजीजेस पढ़ लो, चाहे प्लांट के और एनिमल्स के, यस और नो। ब्रांचिंग हो रहा है ना डिस्कशन का। पहले पढ़ाने का तरीका वैसे था कि टेक्सोनॉमी पढ़ाते पढ़ाते उनके साथ ही ये सब पढ़ लिया जाता था, बात ही खत्म। अलग से ये चैप्टर जिस तरह से एनसीईआरटी में ये सब मेंशन्ड है, अलग से डिस्कशन करके क्या है, एक स्किल नहीं बन पाता है दिमाग में। वैसे पढ़ने से क्या दिमाग में रहता है क्लियर, पढ़ना चालू किया तो पूरा वहां तक रिवाइज। और हेल्पफुल कैटेगरी में आ जाओ तो आपको लिस्ट ऑफ, तो उसमें ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। बॉटनी के टीचर्स आपको एक लिस्ट थमा देंगे, ये बैक्टीरिया, ये प्रोडक्शन, तो वो उसमें कोई बायोटेक नहीं है उसमें देखा जाए तो, वो ट्रेडिशनल साइंस है। लैक्टोबैसिलस ग्रुप है, लैक्टिक एसिड बनाता है, कोई ब्यूटारिक बना रहा है, कोई एसिटिक बना रहा है, एसिटिक का इस्तेमाल विनीगर प्रोडक्शन में कर आ रहा है ना समझ में। तो वो जितना कर पा रहा है, जितना उसको फीड मिलेगा वो करता जाएगा, बनता जाएगा, फिर उसको जितना जितना एक्सट्रैक्ट कर सके प्योर फॉर्म में। यही था ट्रेडिशनल साइंस। नया क्या हो रहा है, ये तो उसकी नेचुरल पोटेंशियल है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादातर माइक्रोब्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो एक ऐसा तरीका है जिससे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? इट्स अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लाइंग द मेंबर, वो हो रहा है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल एज सच पास होता है। चैप्टर 1 एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, क्लोन्स क्या पैदा होते हैं? नेचुरल क्लोन्स टू देमसेल्फ एंड देयर पेरेंट। यस और नो? कुछ नहीं हो रहा, तो नो वेरिएशन। तो देन कमर्शियली सिग्निफिकेंट स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोब्स, आगे ऐसा लिखिए, देन द कमर्शियली सिग्निफिकेंट माइक्रोब्स couldn't be enhanced for their production, couldn't be enhanced for their production।
then the commercially significant microbes couldn't be enhanced for their production. मतलब ये बात यहीं खत्म हो जाती है, मतलब समझ में आ गया, यही शॉर्टकमिंग है, बात खत्म हो गई ना यहीं पर ही। ठीक है, अब दूसरे इंडस्ट्री पे आते हैं, कौन सा? ब्रीडिंग टेक्निक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। हाउएवर, ऐसा लिखने का तरीका, हालांकि मतलब अगर हम आगे बढ़ बात करें, हाउएवर sexual reproduction as a mode of breeding offers a better hype, मतलब एक उछाल देता है, मौका देता है। However, sexual reproduction gives a better opportunity however sexual reproduction used in breeding techniques offer a better opportunity to gain variations by recombination. वो मौका देता है और आते भी है, वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन से बेहतर आने की उम्मीद करते हैं हम। एनहांस की जो बात होगी वो वेरिएशन से होगा, ठीक है, कुछ पहले से तो है, उसमें तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इसमें है मौका। लेकिन क्या होता है, यहां तक सबने लिख लिया? बट द सो कॉल्ड सुपीरियर डिसेंडेंट्स इन फॉर्म ऑफ ऑस्प्रिंग्स, डायरेक्ट मुद्दे पे आ गया हूं, ठीक है, वो ब्रीडिंग टेक्निक से हमने सुपीरियर डिसेंडेंट्स मिले हमें एंसेस्टर से, बट द सो कॉल्ड सुपीरियर डिसेंडेंट्स ऑब्टेन्ड in form of offsprings will have undesirable genes along with desirable genes. इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा इस पूरे पैराग्राफ में। But the so-called superior descendants in form of offsprings will have undesirable genes along with desirable genes. ये तकलीफ है, वेरिएशन आया, अच्छे गुण तो आए एक दो जनरेशन तक, फिर वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का खतरा है, शॉर्टकमिंग्स है। मतलब ऐसा थोड़ी कि उसने पूरा हमेशा के लिए तकलीफ खत्म कर दी, ऐसा नहीं है। वेरिएशन दिया, सुपीरियरिटी आया भी कुछ जनरेशन तक, फिर क्या, फिर दिक्कत इनब्रीडिंग, फिर उसमें लिए आउटब्रीडिंग किया। अरे आउटब्रीडिंग किया लेकिन स्पीसीज तो चेंज नहीं कर पाया ना नेचुरली, जीन तो फ्लोट स्पीसीज के बीच ही कर रहे हैं, जबकि आपको तो लग रहा था कि ये फायरफ्लाई जुगनू है, इसका बायोल्यूमिनेसेंस जीन काश इसमें आ जाए, क्योंकि आप जुगनू तो पालोगे नहीं रात को दिखाने के लिए। अरे आ रहा है समझ में? दिस इज नॉट डिजायर प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट डिमांड इन पब्लिक और नीड ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन फिर भी ऐसा अगर रिसर्च होकर, है ना, चाइनीज एक कंपनी ने दावा किया कि ऐसे बायोल्यूमिनेसेंस जीन्स उठा के उसने पेट एनिमल्स में, क्यों? क्योंकि इंसानों का क्या है, अलग अलग टाइप के फितरतें होते हैं, है ना, और खासकर अमीरों का क्या है, कुत्ते पालते हैं और उनके बच्चे आया पालते हैं। मतलब दिस इज अ सोशल स्टेटमेंट, इट इज नथिंग टू वर्क आउट विद आवर स्टडी, या हम क्या मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कोई नहीं है। मैं 10 एक बातों में बात आ गया, मतलब कहने का मतलब इंसानी फितरत है ना ये तो, कि किसके किस तरह के डिजायर, और तो मार्केट में जब कोई चीज आता है तो कोई ना कोई पागल मिल ही जाता है उसको खरीदने के लिए, एंड पे फॉर दैट। अरे आ रहा है ना समझ में? मतलब देखिए ये सारी चीजें कुछ अलग टाइप के डिस्कशंस है, दीज आर सम सोशल टैबू, जो है तो है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैंने कहा क्या कहा कि रिसर्च वर्क ऐसे ही है ना, कब किसके मन में क्या बात आ जाए और वो उसको पहले अपना महत्वाकांक्षा बना ले, और फिर उसको एक दिन वो एक बहुत बड़ा मार्केट का फॉर्म दे दे, और लोग भी है अपनाने वाले, ऐसा नहीं है। तो पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। अब वो ऐसे पेट्स एनिमल्स बनाए हैं, जैसी रात होते हैं बिल्ली के कान चमक रहे हैं इतने से, इससे मार्जिनल, तो उसके अंदर जीन पहले तो अडेप्ट हुआ, कहाँ इंसेक्टा इन्वर्टिब्रेटा मेंबर, उसका जीन उसके अंदर, चलो यू कैरियोट है वो तो समझ में आ गया, लेकिन सी द क्रॉस बैरियर, कहाँ स्पीसीज, क्या छोड़ो, बोले सर फाइलम ही चेंज, कहाँ स्पीसीज की बात कर रहे हो आप, सिस इज बायोटेक। लेकिन लिखने का वैसा तरीका सबको आ रहा है समझ में, बनाए हैं ऐसे बिल्लियां।
कि कहीं है ना, कुछ लोग होते हैं ना पुस्सी कैट, वो मतलब ऐसे तो प्यार नहीं आ रहा, कहीं इधर उधर अंधेरे में चले गए तो आपको अपना पेट दिखेगा अलग से फ्लोरोसेंट, क्यों? क्योंकि अंधेरे में झांकोगे वो रहा, चमक रहा है कान। तो ये फैंटेसी है। व्हाट इज इमोशन? फैंटेसी की लाखों में वो ब्रीड्स बिकेंगे और फिर जिन लोग भी उसको परस्यू करेंगे डेफिनेटली उनका लाइफस्टाइल वैसा है, तो वो भी मैटर ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल स्टेटस है। सबको आ रहा है समझ में? तो ये प्रोडक्ट हर आम आदमी के लिए नहीं है लेकिन है तो इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट ना, यस और नो? बट इट इज अ डिजायरेबल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है ये? नीड और डिमांड का प्रोडक्ट नहीं है। ओके, तो व्हाट एवर सो, बायोटेक कह रहा है हम सबको सर्व करेंगे, बस बशर्ते एक बार काम तो चालू करें और वाकई में ये संभव है कि नहीं। कुछ रिसर्च तो सिर्फ इतना ही होता है कि एक साइंटिस्ट टीम का दिमाग में आया कि करके तो देखे क्या आता है, फेल हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और यही सबसे बड़ी पहचान होती है साइंटिफिक वर्क का, कि किसी भी काम को करने से डरने शुरू हो जाते हैं, अपने पे भी वर्कआउट कर लेते हैं, खुद ही वॉलेंटियर बन जाते हैं। हाँ भाई, अब वो अच्छा बुरा उसका जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई, इसलिए हमेशा याद रखो, आप किसी फील्ड में जाओगे ना, उसका जो पैशन होता है एक्चुअल काम करने का वो अलग है, वो डिग्री से नहीं आता है, वो तो अंदर से आता है। ठीक है ना? बस ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुम जो भी करोगे जीवन में वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। समाज में इतने लोग हैं, सब में से एक मौका पाने के लिए, लेकिन आप में हुनर होगा तो वो आप कर ही लोगे बिना किसी भी मंच के, और एक दिन वो बाकी मंच खुद तक चल के आप तक आएगा। बस हमेशा ये लाइफ में याद रखना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बायोटेक। तो लिखने का तरीका, ये जो लास्ट पॉइंट लिखा, पैराग्राफ चेंज करके लिखे, दस मॉडर्न बायोटेक अवेल्स द फैसिलिटी, does modern biotech avails the facility to pluck out the desirable gene from the undesirable genes? नहीं आया समझ में? does modern biotech avails the facility to pluck out the desirable gene from the undesirable genes? ठीक है, तो आई डू होप कि लास्ट स्टेटमेंट ने पूरा जस्टिफाई कर दिया कि दैट्स हाउ आई कुड से दैट क्वेश्चन बीइंग पुट अप कि मॉडर्न बायोटेक ने ऐसे करके रिप्लेस कर दिया। बोले ठीक है, उस चक्कर में नहीं रहे, तो वही तो है एफडीएनए टूल, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, पैसेंजर डीएनए, एलियन डीएनए, जैसा कह लो, है तो वो सिर्फ वही डीएनए जो हम चाहते हैं, गुण 500 और बाकी कुछ नहीं। और अब ये करने की एबिलिटी हमें जो सब मिला ऐसे करके, तो अब हम उस बैरियर को ही कर चुके, क्योंकि एक्चुअली जिस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, ट्रांसफर, वही ट्रेडिशनल साइंस, क्लासिकल जेनेटिक्स। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? नेचुरल वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मेंबर टू मेंबर, ऑफस्प्रिंग टू ऑफस्प्रिंग, सॉरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो स्लो स्टेडी है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबसे हो रहा है अपने आप, लेकिन अब हम उस पर रिलाय नहीं, क्योंकि वो तो काफी समय लेगा। हम तो सीधा जीनोम कलेक्ट कर लिया, आज इसको हैंडल अंदर तक करके हमारे पास ऐसे कैची, मतलब सीजर्स, केमिकल स्कैपल्स है। यस और नो? इसलिए तो मैंने बायोटेक को टेलरिंग साइंस, इट्स अ टेलरिंग साइंस। अब ऐसा नहीं कि सर दर्जी बना दिया, इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि सही बात है कि आप बताओ क्या शेप चाहिए वैसे कटेगा। सबको आ रही मेरी बात समझ में? अगला हेडिंग देके रखे, यहां से नेक्स्ट क्लास हम स्टार्टअप देंगे और पूरा टूल्स तक पहुंच जाएंगे। कोर्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, यहां से नेक्स्ट डे हम स्टार्टअप देंगे एंड विद इन 2.5 आवर वी विल रीच अप टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टूल्स। टूल्स तक पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब एंजाइम्स तक तो हो जाएगा, वेक्टर्स तो एक क्लास पूरा लगेगा समझाने में अच्छे से, क्योंकि पीबीआर मतलब दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो कि बुरा क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया पीबीआर से रिलेटेड आएगा, तो पूरा वेक्टर्स ही एक दिन सिर्फ पढ़ाऊंगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और सारे डायग्राम और उनको रटा देंगे क्या है।